मेरे रीबर्थ के बाद सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो ये कि मैं अपनी ही बहन लिली से एक प्लान्ड चांस एनकाउंटर करवाता हूँ और उसे पहली नजर में अपने प्यार में गिरा देता हूँ। क्योंकि पिछली जिंदगी में जब मेरे अमीर असली पेरेंट्स मुझे ढूंढकर वापस ले आए थे, तब लिली ने मेरी जिंदगी नरक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सिर्फ इसलिए ताकि फेक एयर टाइलर सुरक्षित रहे। उसने ये तक रूमर्स फैला दिए थे कि मैं इललेजिटिमेट चाइल्ड हूँ। उसने लोगों को भेजकर मुझे बुली भी करवाया था। लेकिन पूरी एक जिंदगी साथ बिताने के बाद मुझे अच्छे से पता है कि उसे किस चीज से ट्रिगर होता है, इसलिए मैं उसके सपनों वाले परफेक्ट आदमी की इमेज बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि जब उसे पता चले कि जिससे वो प्यार कर बैठी है वो उसका अपना भाई है, तब वो पूरी तरह टूट जाए। तभी सही टाइमिंग पर मेरा टारगेट लिली सामने आ जाती है। मैं धीरे धीरे उसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, हाय एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं कि नियरेस्ट लाइब्रेरी कहाँ है? लिली और उसकी फ्रेंड्स पलट कर देखती हैं और सबकी सांस अटक जाती है। उनके सामने एक लड़का खड़ा है, क्रिस्प व्हाइट शर्ट में, पूरा सनशाइन और चार्म जैसा। लिली का दिल अचानक तेज धड़कने लगता है। मैं दोबारा पूछता हूँ, तब जाकर वो रियलिटी में वापस आती है। उसका हाथ इंस्टिंक्टिवली उठता है और वो जियानी रोड की तरफ इशारा करती है, उधर। गॉट इट, थैंक्स। मैं उसे पोलाइट स्माइल देता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। लिली बस मेरी पीठ को घूरती रहती है जब तक मैं नजरों से गायब नहीं हो जाता। तभी उसकी फ्रेंड की आवाज साइलेंस तोड़ती है, ये लड़का सीरियसली बहुत हैंडसम है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना गुड लुकिंग गाय नहीं देखा। तो नॉवेल्स में जो 17-18 साल के इम्पॉसिबली चार्मिंग हीरोज होते हैं वो पूरी तरह फेक नहीं होते। हाँ, ही स्टनिंग। उसकी हर फीचर बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है। लिली अपनी मुट्ठी भींचती है, वो धीरे से सांस लेती है। चलो हम भी जियानी रोड जा रहे हैं। किसी ऐसे इंसान के प्यार में पागल हो जाना जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए, कैसा फील होता होगा? इसका जवाब मेरी पिछली जिंदगी वाली लिली अच्छे से जानती थी। अभी उसकी आंखों में जो लुक था उसे याद करके मुझे हंसी आ जाती है। मैं बेसब्री से उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ जब लिली को पता चलेगा कि मैं उसका अपना भाई हूँ। मैं टाइमलाइन दिमाग में रन करता हूँ। अभी तक लू फैमिली मुझे वापस घर लाने की प्लानिंग शुरू कर चुकी होगी। पिछली जिंदगी में मैं लू फैमिली में अडॉप्टेड सन बनकर गया था और काफी लंबे समय बाद मुझे पता चला था कि मैं असल में कौन हूँ। लेकिन इस जिंदगी में अगर उन्हें लगता है कि वो बस मुझे वापस ले जाएंगे तो उन्हें बड़ा शॉक मिलने वाला है। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, अगली सुबह सबसे पहले लू फैमिली मेरे दरवाजे पर पहुंच जाती है। हालांकि विक्टर और डायना खुद नहीं आते, उनकी जगह फैमिली ड्राइवर और हाउसकीपर आते हैं। क्या तुम ईथन लू हो? मिस ली की स्माइल पूरी तरह पॉलिश थी, लेकिन जैसे ही वो मेरा चेहरा ठीक से देखती है उसकी प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं। वो जल्दी खुद को संभाल लेती है। हेलो मिस्टर लू, हम विक्टर लू शैंगहोंग ग्रुप के चेयरमैन के लिए काम करते हैं। ये हमारा कार्ड है। मिस ली एक हाथ से कार्ड आगे बढ़ाती है, लेकिन मैं कार्ड लेने की बजाय हाथ बांधकर दीवार से टिक जाता हूँ और उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। तो क्या चाहिए आपको? इस तरह इग्नोर किए जाने पर ली का एक्सप्रेशन स्टिफ हो जाता है। उसके चेहरे पर इरिटेशन की हल्की झलक आती है, लेकिन वो तुरंत उसे छुपा लेती है। क्या तुम्हें अपने बायोलॉजिकल फादर की कोई मेमोरी है? मतलब? मैं आईब्रो उठाता हूँ। क्या आप ये कह रही हैं कि आपका बॉस मेरा बायोलॉजिकल रिलेटिव है? नो। मेरे सेंटेंस पूरा करने से पहले ही मिस ली मुझे कार्ड देती है। तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर ने हमारे बॉस की जान बचाई थी। उनकी डेथ हो चुकी है और हमारे बॉस उनकी जगह तुम्हारे फादर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें तुम्हें घर लाने भेजा है। प्रॉपर अडॉप्शन प्रोसेस के थ्रू आज से तुम लू फैमिली के बेटे बन जाओगे। ड्राइवर जैक भी बोल पड़ता है, मुझे यकीन है कि तुम जानते हो लू फैमिली जिन हाई सिटी की सबसे अमीर फैमिली है। सीधी बात कहूँ तो हमारे बॉस का बेटा बनना मतलब ओवरनाइट जैकपॉट लग जाना। दोनों के चेहरे पर वही स्मग एक्सप्रेशन था, जैसे मैं यहाँ लकी हूँ। मैं हल्का सा हंसता हूँ, सॉरी मुझे रैंडम पेरेंट्स उठाने की आदत नहीं है। और कुछ? अगर नहीं तो मेरा ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब मत करो, थैंक्स। मैं अंदर जाता हूँ और दरवाजा बंद कर देता हूँ। बंद होने से पहले मैं उनके चेहरों पर डिसबिलीफ साफ देख लेता हूँ। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के बाहर से गुस्से भरी आवाज आती है, मिस्टर लू आपको इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। ये लू फैमिली है, शहर की सबसे अमीर फैमिली। अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो वापस नहीं मिलेगा। अगर भरोसा नहीं तो कॉल करके वेरीफाई कर लो। हम सच में लू फैमिली से हैं। आपको अंदाजा भी नहीं कि आप अभी क्या रिजेक्ट कर रहे हैं। बड़े होकर पछताओगे। थोड़ी देर बाद मिस ली और जैक वापस लू मैंशन पहुंचते हैं। वो विक्टर और डायना को मेरा जवाब बताते हैं। उसी वक्त लिली भी वहाँ मौजूद होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मैंने अडॉप्शन रिजेक्ट कर दिया, वो ठंडी हंसी छोड़ती है। अगर वो वापस नहीं आना चाहता तो फाइन, वो बस कोई लो लाइफ है। आखिर वो खुद को समझता क्या है? लिली के मुंह से ये वर्ड्स निकलते ही डायना उसे एक शार्प ग्लेयर देती है। लिली इस तरह बात मत करो, तुम्हें सिचुएशन पता है। लिली आंखें घुमाती है और अपनी कार कीज उठा लेती है। मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं जाना है। वो गुस्से में बाहर निकल जाती है। डायना आह भरती है और विक्टर की तरफ मुड़ती है। अब हम क्या करें हनी? वो वापस आना ही नहीं चाहता। विक्टर आराम से न्यूज़पेपर के पीछे टिके रहते हैं, बिल्कुल अनबॉदर्ड। क्या ये सच में कोई प्रॉब्लम है? वो सिर्फ इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो कॉशियस है। उसे यकीन नहीं कि अच्छी चीजें यूं ही उसकी झोली में गिर सकती हैं। कुछ दिनों में मैं खुद जाऊंगा। डायना रिलैक्स हो जाती है। ये सही है, हम कुछ लग्जरी गिफ्ट्स भी ले जाएंगे। उसे दिखाना होगा कि असली पैसा कैसा दिखता है। आखिर वो हमारा बेटा है, हम उसे यूं बाहर बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकते। बस उम्मीद है कि वो इनफ स्मार्ट, मैच्योर और वेल बिहेव्ड होगा कि घर वापस आ जाए। मिस ली और जैक को भेजने के बाद मैं जियानी रोड की लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि लिली मुझे अपना भाई मानने के आइडिया से कितनी नफरत करती है। आज जब उसने सुना
होगा कि मैंने अडॉप्शन रिजेक्ट कर दिया है तो अंदर ही अंदर जल उठी होगी। और जब भी वो गुस्से में होती है घर पर नहीं टिकती। अगर बॉयफ्रेंड नहीं हो तो इंटरनेट कैफे चली जाती है और बॉयफ्रेंड हो तो सीधे उसके पास भागती है। लेकिन उस दिन मैंने लिली की आंखों में साफ फैसिनेशन देखा था। इसलिए भले ही मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन जिस इंसान से वो पहली नजर में अट्रैक्ट हुई उसके तौर पर चांसेस काफी ज्यादा है कि वो आज जियानी रोड जरूर आएगी। मैं साइकोलॉजी की एक किताब उठाता हूँ और बैठकर पढ़ने लगता हूँ और जैसा मैंने सोचा था करीब 1 घंटे बाद मुझे लिली की सरप्राइज आवाज सुनाई देती है। मैंने जानबूझकर विंडो के पास वाली सीट चुनी थी। आज की सनलाइट बिल्कुल परफेक्ट थी। गोल्डन रेज मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं हल्का सा ग्लो कर रहा हूँ। मैं धीरे से नजर उठाता हूँ और थोड़ी दूरी पर खड़ी लिली को देखता हूँ जो सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरी हल्की उठी हुई आंखों में कंफ्यूजन की झलक थी। जैसे ही वो मेरे सामने रुकती है और मुस्कुराती है मैं हल्का सा ब्रॉ फरो करता हूँ। उसे रियलाइज होता है कि मैं उसे पहचान नहीं रहा और उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट की हल्की चमक गुजरती है, लेकिन वो तुरंत एक ब्राइट स्माइल दे देती है। तुम्हें याद नहीं उस दिन लाइब्रेरी एंट्रेंस पर तुमने मुझसे डायरेक्शंस पूछी थी? ओह तो तुम हो। मैं ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे अभी याद आया हो। मैं उसे पोलाइट स्माइल देता हूँ। फिर से थैंक्स। वो जियानी रोड पर मेरा पहला दिन था और मैं मैप्स के मामले में बहुत खराब हूँ। लगभग गलत रास्ते पर चला जाता। अरे कोई बात नहीं, सच में। लिली हाथ हिलाकर बात टाल देती है। फिर वो सामने की खाली सीट की तरफ इशारा करती है। अगर मैं यहाँ बैठूं तो बैठ जाओ। मैं फिर से किताब में नजर डाल देता हूँ। लिली बैठ जाती है और जब उसे साफ दिखता है कि मेरी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट की हल्की झलक आती है। लेकिन मुझे एक नजर देखते ही उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगता है। मैं उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस करता हूँ और हल्का सा ऊपर देखता हूँ। मेरी थोड़ी उठी हुई आंखें मुझे एक अजीब सा अनरीडेबल ऑरा कहती हैं। जैसे ही हमारी नजरें मिलती हैं लिली अचानक रियलिटी में लौटती है और जल्दी से कुछ बोलने की कोशिश करती है। तो मैंने नोटिस किया कि तुम साइकोलॉजी की किताब पढ़ रहे हो। क्या तुम साइकोलॉजी पढ़ते हो? नहीं, मैं किताब नीचे रख देता हूँ, बस पर्सनल इंटरेस्ट है। अच्छा, अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? ऑब्वियसली। हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली। उसके सारे पॉइंटलेस सवालों से मेरी आंखों में इरिटेशन की हल्की झलक आती है। असल में तुम्हें कुछ चाहिए? लिली मेरी टोन का बदलाव महसूस कर लेती है और उसका दिल धक से रह जाता है। वो जल्दी से एक्सप्लेन करती है, मैं बस बात करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें थोड़ा बेटर जानना चाहती थी। ऑनेस्टी हमेशा सबसे पावरफुल मूव होती है। लिली डिसाइड करती है कि वो सीधे सब बोल देगी। उसकी वार्म डो शेप्ड आंखें सीधे मेरी आंखों में देखती हैं। सच कहूं तो जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मुझे तुम पसंद हो। मैं हर दिन जियानी रोड सिर्फ तुम्हें ढूंढने आती रही हूँ। क्या तुम मुझे तुम्हें परस्यू करने का चांस दोगे? लेकिन उसके इस लव सिक एक्ट से धोखा मत खाना। लिली बिल्कुल डिवोटेड टाइप नहीं है। वो रिकॉर्ड स्पीड से बॉयफ्रेंड्स बदलती है। उसे ऐसे लड़के नहीं पसंद जो उसके आगे तुरंत झुक जाए। उसके हिसाब से जिस आदमी में बैकबोन ना हो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं लगता। वो बस बोरिंग और प्रेडिक्टेबल लगता है, कोई चैलेंज ही नहीं। पूरी जिंदगी उसका भाई रहने के बाद मुझे अच्छे से पता है उसे कैसे हैंडल करना है। मैं लिली को बिना टोके पूरा बोलने देता हूँ, फिर उसे काम स्माइल देता हूँ। तुम मुझे परस्यू करना चाहती हो या नहीं ये पूरी तरह तुम्हारी चॉइस है। मुझसे परमिशन क्यों मांग रही हो? और अगर मैं नो कह दूं तो क्या तुम गायब हो जाओगी? अगर ऐसा है तो मेरा जवाब साफ है, नो। मेरी आवाज जेंटल थी लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल आयरन जैसा। उसमें हल्की सी क्वाइट अनॉयंस भी थी। मैं अपनी किताब उठाता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। और कुछ? अगर नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। लिली ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी कोल्ड हो जाऊंगा। जैसे ही मैं उठता हूँ वो भी जल्दी से खड़ी हो जाती। मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, तुम्हें मुझे परस्यू करने की जरूरत नहीं है। मैं बस ऑनेस्ट रहना चाहती थी ताकि ऐसा न लगे कि मैं सीक्रेटली कुछ कर रही हूँ। तुम जो भी डिसाइड करो मैं फिर भी तुम्हें परस्यू करूंगी। वो ये बात पूरी सिंसियरिटी के साथ कहती है। मैं उसे एक ठंडी नजर से देखता हूँ। तुम्हारी मर्जी। जाने से पहले मैं पास वाली शेल्फ से एक और किताब निकाल लेता हूँ। लिली मेरे पीछे पीछे आती है और मुझे लंच पर ले जाने का ऑफर देती है। मैं मना कर देता हूँ लेकिन रिजेक्शन से वो रुकती नहीं। फिर वो मेरा कॉन्टैक्ट मांगती है। उससे थोड़ा इरिटेट होकर मैं कहता हूँ मे बी नेक्स्ट टाइम, अगर हम फिर कभी ऐसे ही टकरा गए तब दे दूंगा। इस बार लिली ज्यादा पुश नहीं करती, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से जाता हूँ वो तुरंत लाइब्रेरी के अंदर वापस भागती है। वजह साफ थी। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं उनकी कभी असली वैल्यू नहीं होती। और जब तक लू फैमिली मुझे अपनी तरफ खींचने में लगी है मुझे लिली के दिल पर एक गहरा निशान छोड़ना है। अगले कुछ दिनों तक मैं सिर्फ स्कूल और अपने रेंटेड रूम के बीच आता जाता रहता हूँ। लाइब्रेरी के आसपास भी नहीं जाता। फिर संडे आता है और मेरे कमरे पर एक और विजिट होती है। इस बार खुद विक्टर और डायना आए थे। जब से मैंने उनके भेजे हुए लोगों को वापस लौटा दिया था तब से विक्टर सही मौका ढूंढ रहा था। आज आखिर उसके पास टाइम था, इसलिए वो डायना को साथ लेकर आया। जहाँ तक मिसली और जैक की बात है वो नीचे वेट कर रहे थे। कौन? अभी सुबह काफी जल्दी थी। मैं दरवाजे के फ्रेम से टिक कर खड़ा था। विक्टर और डायना दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया जा कि मैं ऐसा दिखूंगा। मुझे देखते ही दोनों कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लगता है। इतना हैंडसम बेटा तो सिर्फ देखने भर से ही एसेट है। और अगर मैं लू फैमिली में आ गया तो चाहे मेरा बैकग्राउंड कुछ भी हो ये चेहरा अकेले ही एक पावरफुल वेपन बन जाएगा। हेलो देयर यंग मैन, शायद तुम जानते हो मैं कौन हूँ। यहाँ आने से पहले विक्टर पहले से ही आधा इम्पेशेंट था। आखिर जिस बेटे को उसने जिंदगी में एक दिन भी नहीं पाला उसके लिए वो कुछ फील नहीं करता। अगर ब्लड रिलेशन ना होता तो वो यहाँ आने की तकलीफ भी नहीं करता। लेकिन अब ये विजिट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा वर्थवाइल लग रही थी। विक्टर एक वार्म स्माइल देता है। मैं आईब्रो उठाता हूँ। अगर मुझे पता होता आप कौन है तो क्या मैं पूछता? मेरी टोन विक्टर
को अंदर से अनकंफर्टेबल कर देती है। लेकिन जैसे ही वो सोचता है कि मैं लू फैमिली के लिए कितना यूजफुल हो सकता हूँ, वो अपनी इरिटेशन दबा लेता है। उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। आखिर वो जिन हाई सिटी का सबसे अमीर आदमी है। एक टीनेजर को कंट्रोल करना उसके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं विक्टर लू हूँ, शैंगहोंग ग्रुप का चेयरमैन। ये मेरा कार्ड। वो ग्रेसफुल स्माइल के साथ कार्ड आगे बढ़ाता है, लेकिन मैं कार्ड नहीं लेता। सीधा फ्लैट टोन में पूछता हूँ, तो आपको क्या चाहिए? मेरी आवाज में जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। डायना की ब्रोज सिकुड़ जाती हैं। विक्टर बिना एक्सप्रेशन बदले कार्ड वापस रख लेता है। असल में कुछ दिन पहले एक आदमी और एक औरत तुमसे मिलने आए थे। हाँ, उन्होंने सिचुएशन एक्सप्लेन की होगी। तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी। मरने से पहले उनकी आखिरी विश थी कि मैं तुम्हें ढूंढूं और सब ठीक करूं। मैं उसे बीच में ही काट देता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपका बेटा बनूं? विक्टर से रिलाता है। यस, और चिंता मत करो, मैं सब प्रॉपरली करूंगा। जिन हाई सिटी में हर कोई जानेगा कि तुम मेरे बेटे हो। वो लंबी सांस छोड़ता है और प्रैक्टिस्ड वार्मथ के साथ मुझे देखता है। मुझे पता है तुमने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। 17 साल तक अकेले ग्रो अप करना आसान नहीं था, लेकिन अतीत में जो भी हुआ हो, अब मैं तुम्हें और सफर नहीं करने दूंगा। लू फैमिली शायद दुनिया की सबसे अमीर फैमिली ना हो, लेकिन जिन हाई सिटी में हमारी काफी पावर है। तुम जो भी करना चाहो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। आज से तुम मेरे बेटे हो। विक्टर ये वर्ड्स पूरे इमोशन के साथ बोलता है, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं होता। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट रहता है। नो थैंक्स, वही जवाब। मुझे रैंडम फादर्स उठाने की आदत नहीं है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना सब कहने के बाद भी मैं मना कर दूंगा। उसका चेहरा उतर जाता है। ये रैंडम फादर कैसे हुआ? तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी। मेरे फादर ने आपकी जान बचाई थी, मैंने नहीं। आपने उन्हें इतने साल अच्छा खिलाया पिलाया और ठीक से रखा, वही काफी है। उनका बेटा अलग मैटर है, और वैसे भी मैं अभी ठीक हूँ। तुम इसे ठीक कहते हो? जब तक मैं खुश हूँ तब तक सब ठीक है। इस जिंदगी में मैं बिल्कुल अडॉप्टेड सन बनकर वापस नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि विक्टर मुझे अपने बायोलॉजिकल सन के तौर पर एक्सेप्ट करे। मैं लू फैमिली की शांति को पीस बाय पीस तोड़ना चाहता हूँ, वरना बाहर रहकर भी मैं काफी ट्रबल क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन अडॉप्टेड सन बनकर अंदर जाना मतलब खुद अपने गले में फंदा डालना होगा। उसके बाद वो लोग मुझ पर जो चाहे लेबल चिपका देंगे। डर नहीं लगता मुझे, बस बेकार की परेशानी नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बायोलॉजिकल सन बनकर वापस जाना ही वो तरीका है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि फेक है टाइलर सच में कितना इनोसेंट है। मैं उनके मुश्किल से दबाए गए गुस्से को देखता हूँ, और कुछ अगर नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। मैं दरवाजा बंद करता हूँ और वहां से निकलने लगता हूँ। विक्टर और डायना तुरंत मेरे पीछे आ जाते हैं। विक्टर अब बातों से थक चुका था। डायना मेरे पीछे पीछे आती है और ऑलमोस्ट प्लीडिंग टोन में कहती है, तुम अभी यंग हो, तुम्हें समझ नहीं है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद कमा लूंगा। और कितना कमा लोगे? डायना हल्की सी हंसी के साथ बोलती है। मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन लू फैमिली बिना पलक झपकाए तुम्हें एक विला दे सकती है अपने दम पर। ऐसी चीजें खरीदने लायक बनने में तुम्हें कितने साल लग जाएंगे? लिमिटेड एडिशन कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, ये सब उसी पल तुम्हारा हो जाएगा जब तुम हमारे बेटे बनोगे। मैं अचानक मुड़कर डायना को देखता हूँ। मेरी आवाज तेज हो जाती है। मेरे फादर ने आपके हस्बैंड की जान बचाई थी और उसका बदला चुकाने का सिर्फ यही तरीका सूझा आपको, मुझे अडॉप्ट करना। अगर मैं आपका बेटा बनने से मना कर दूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इससे क्या पता चलता है? मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ। इससे ये पता चलता है कि ये कभी भी सिर्फ मेरे फादर की मेमोरी को ऑनर करने के बारे में नहीं था। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जो यूजफुल हो सकता है लू फैमिली के लिए। बस वही। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ जाती है। एलीट फैमिलीज यही करती है ना, स्ट्रेटेजिक मैरिजेस, कैलकुलेटेड मूव्स। मैं धीरे से सांस लेता हूँ। अगर मैं सच में आपका अडॉप्टेड सन बन गया तो आप मेरे ऊपर जितना भी पैसा खर्च करेंगी उसका 10 गुना वापस एक्सपेक्ट करेंगी, और जिस दिन मैं आपकी उम्मीदों से बाहर गया उसी पल मुझे अनग्रेटफुल बोल देंगी। मैं ठंडी नजर से उन्हें देखता हूँ। कितना पैथेटिक है। कर्ज आप लोग तोड़ रहे हैं और उसे जेनरोसिटी बनाकर पेश कर रहे हैं। पैसा, पावर, रेपुटेशन सब आखिरकार आपके लिए ही है। सच में जिन हाई सिटी की सबसे अमीर फैमिली कहलाने के लायक हैं आप लोग। मैं मुड़ जाता हूँ। अब दोबारा मुझे ढूंढने मत आना। आप कुछ भी कहो, मेरा जवाब हमेशा नो ही रहेगा। मैं उनके चेहरों पर गिल्ट, रेज और डिसबिलीफ को एक साथ बदलते हुए देखता हूँ, फिर हल्के कदमों से वहां से निकल जाता हूँ। उन दोनों को उनकी जगह दिखाने के बाद मेरा मूड काफी अच्छा हो गया था। अब टाइम था इस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर की लाइफ भी थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का। ये पूरा परिवार साथ में सफर डिजर्व करता है। कई दिनों बाद मैं आखिरकार जियानी रोड वाली लाइब्रेरी वापस जाता हूँ, लेकिन अंदर जाने से पहले ही मेरी नजर एंट्रेंस के बाहर क्राउच करके बैठी लिली पर पड़ती है, जो क्लियरली इरिटेटेड लग रही थी। उसी वक्त उसकी नजर मुझ पर भी पड़ती है। हमारी आंखें मिलती हैं। लिली का चेहरा तुरंत चमक उठता है और वो दौड़कर मेरे पास आ जाती है। फाइनली मैं तुम्हें फिर से ढूंढ पाई। अब तो अपना कांटेक्ट दोगे ना? मैं ठंडी नजर से उसे देखता हूँ। मेरा एक्सप्रेशन देखकर लिली थोड़ा केयरफुल होकर बोलती है, तुमने पहले कहा था कि अगली बार मिलने पर अपना कांटेक्ट दोगे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि मैं उसे बीच में रोक देता हूँ। मेरे चेहरे पर कोल्ड मॉकरी साफ दिख रही थी। रिच लोग सब एक जैसे होते हैं, हमेशा किसी यंग, नाइव और इजी टू कंट्रोल इंसान को ढूंढते रहते हैं, है ना? बात का इशारा साफ था। कुछ न कुछ मुझे परेशान कर रहा था। लिली तुरंत टेंस हो जाती है और जब मैं वहां से जाने लगता हूँ तो जल्दी से मेरे पीछे आती है। कुछ हुआ है? मुझे बताओ, शायद मैं हेल्प कर सकूं। मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। वो फिर जल्दी से बोलती है, देखो मुझे पता है लव एट फर्स्ट साइट अक्सर सिर्फ अट्रैक्शन होता है, लेकिन मेरा तुम्हें अनकंफर्टेबल या प्रेशर डालने का कोई इरादा नहीं था। मैं होंठ भींचता हूँ। फोर्स की हुई फीलिंग्स ज्यादा दिन नहीं टिकती। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और रियल फीलिंग्स पर बनी हो। मेरी टोन में आया बदलाव लिली
नोटिस कर लेती है। वो थोड़ा राहत की सांस लेती है और भी सिंसियरिटी के साथ बोलती है, जब से तुमने कहा था कि अगली बार मिलने पर अपना कांटेक्ट दोगे, मैं हर दिन लाइब्रेरी आती रही हूँ, सिर्फ तुम्हें फिर से देखने के लिए। मैं बस तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मेरा एक्सप्रेशन सब कुछ कह देता है। फिलहाल के लिए लिली जल्दी से जोड़ती है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। इतना कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर की कोल्ड वॉल आखिर थोड़ा क्रैक होने लगती है। लिली मौका हाथ से नहीं जाने देती। ऑफ कोर्स पहली नजर में शायद तुम्हें मैं खास ना लगूं, लेकिन जब तुम मुझे जानोगे तब समझोगे कि मुझे लाइक करना कितना ईजी है। मैं आईब्रो उठाता हूँ। तुम देखने में भी कुछ खास नहीं हो, जबकि सच ये था कि लिली बिल्कुल भी बैड लुकिंग नहीं थी। टॉल हाइट, ब्राइट यूथफुल फेस, स्कूल में लोग लगातार उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। ऊपर से पैसा अलग, वो प्रैक्टिकली स्कूल की स्टार थी। बातों बातों में हमारे बीच की दूरी काफी कम हो जाती है। हम पास के कैफे में जाते हैं और कॉफी ऑर्डर करते हैं। लिली पूछती है कि मैं पहले इतना अपसेट क्यों लग रहा था। मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ, फिर केयरफुली अपने वर्ड्स चुनता हूँ। आज एक वेल्दी कपल मेरे पास आया था। उनका कहना है कि मेरी फैमिली उन पर कोई डेट छोड़ गई थी और अब वो मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं। लिली का एक्सप्रेशन सब कुछ बता देता है। तुम ऑलमोस्ट अडल्ट हो, अब अचानक तुम्हें अडॉप्ट क्यों करने आ रहे हैं? ये कैसा लॉजिक है? मैं उसकी तरफ देखता हूँ लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहता। उनकी फैमिली बहुत रिच है। उनका कहना है कि अगर मैं उनका बेटा बन जाऊं तो मेरी स्ट्रगल वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। ओह, तो रिच होने से वो स्पेशल हो गए? लिली डिसबिलीफ में हंसती है, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। ओह ये, मुझे अच्छे से पता है वो क्या सोचने वाली है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। मैं ऑर्फन हूँ। मैंने अपने फादर को कभी नहीं जाना। मेरी मॉम मुझे 7 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। उसके बाद स्ट्रेंजर्स की डोनेशन से समहाउ स्कूल कंप्लीट किया। मेरी आवाज हल्की और स्टेडी रहती है, चेहरा भी काम, लेकिन वही कामनेस बात को और ज्यादा भारी बना देती है। लिली का दिल दर्द से भर जाता है। ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। इतना भी नहीं। मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए जब ये अजनबी अचानक इतने ऑफर्स लेकर सामने आए तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। सॉरी मत बोलो, गलती उनकी है। लिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस वेल्दी कपल की मैं बात कर रहा हूँ वो उसके अपने पेरेंट्स हैं और मैं वही वर्थलेस इनसफरेबल भाई हूँ जिससे वो नफरत करती है। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आता क्या कहे। आखिर उसकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे कोई बड़ा प्रॉमिस दे सके। काफी देर की चुप्पी के बाद लिली गहरी सांस लेती है। क्या तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो? अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, और प्लीज उस कपल को तुम्हें अडॉप्ट मत करने देना। तुम्हें नहीं पता कुछ रिच लोग कितने रूथलेस होते हैं। वो हर चीज अपने फायदे के लिए करते हैं। तुम इतनी गुड लुकिंग हो, अगर तुम सच में उनके बेटे बन गए तो क्या तुम बस उनके कंट्रोल में नहीं चले जाओगे? मुझे पता है, और अभी मैं ठीक हूँ, पैसों की कमी नहीं है। मैं लिली के चेहरे पर साफ दिख रही चिंता को देखता हूँ और हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। वरी मत करो, मैंने उन्हें साफ जवाब दे दिया है। वो कुछ भी कह ले, मेरा आंसर नहीं बदलेगा। लिली आखिर राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी ब्राउज अब भी हल्की सिकुड़ी हुई थी। ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। मुझे बताओ वो लोग कौन है? मेरी फैमिली सबसे रिच नहीं है, लेकिन जिन्हाई सिटी में हमारे कनेक्शंस हैं। मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि वो दोबारा तुम्हें परेशान न करें। जरूरत नहीं, उन्हें क्लाउन समझकर इग्नोर करो। मैं सिर हिलाता हूँ। तुमसे बात करके ऑनेस्टली काफी बेटर फील हो रहा है। अब हल्का लग रहा है। मैं अपना फोन निकालता हूँ और आखिरकार लिली को अपना कॉन्टैक्ट ऐड करने देता हूँ। किसी का आइडियल बनना, वो इंसान जिसे वो दिमाग से निकाल ना पाए, इतना मुश्किल नहीं होता। शुरुआत के लिए बस ऐसा चेहरा काफी है जो उन्हें पहली नजर में रोक दे। लेकिन अगर तुम्हें किसी को सच में ऑब्सेस्ड करना है, ऐसा कि वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद न कर पाए, तो तुम्हें हॉट एंड कोल्ड खेलना पड़ता है। कभी पास, कभी दूर। सही मोमेंट पर उन्हें अपनी कोई इंप्रेसिव साइड दिखाओ, लेकिन पूरी तरह रिवील मत हो। बस इतना कि वो और जानना चाहें। जैसे इस कॉफी मीटिंग में बातों बातों में मैं कैजुअली मेंशन कर देता हूँ कि मुझे 15 साल की उम्र में चिंगबे यूनिवर्सिटी में फास्ट ट्रैक एडमिशन मिल गया था। कुछ देर बाद मैं जाने का एक्सक्यूज बना देता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं साथ चलती हूँ। लिली क्लियरली मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। जिस तरह वो मुझे देख रही थी उसमें ऑलमोस्ट डेस्परेशन थी, लेकिन मैं उसे साथ आने का मौका नहीं देता। कुछ काम है। जो जगह मैंने खरीदी है उसकी रेनोवेशन अभी बाकी है। मुझे एक अच्छी क्रू ढूंढनी है। क्या हम कभी साथ में खाना खा सकते हैं? वो मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन में इतनी डिस्टेंस थी कि वो खुद को रोक लेती है। अभी हम उतने क्लोज नहीं हुए थे। ज्यादा ईगर होना सिर्फ मुझे दूर धकेल देगा। मैं उसे हल्की स्माइल देता हूँ। ऑफ कोर्स। तो फिर तय रहा। लिली काफी देर तक मेरी जाती हुई बैग को देखती रहती है, फिर जैसे किसी ट्रांस से बाहर आती है। ऑलमोस्ट ड्रीमी हालत में वो अपना फोन निकालती है और मेरी प्रोफाइल पिक्चर को घूरने लगती है। सिंपल नेम, ऑलमोस्ट एम्प्टी सोशल फीड, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं, लेकिन उसके होठों के कॉर्नर्स लगातार ऊपर उठते जा रहे थे। आखिरकार उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट था और अब वो मेरा नाम भी जानती थी। ईथन लू। क्या अच्छा नाम है, और सबसे बड़ी बात, मेरा सरनेम भी उसी जैसा था। क्या ये फेट नहीं? क्या यही डेस्टिन फैमिली होने का साइन नहीं? लिली गहरी सांस लेती है और हवा में उड़ते हुए घर की तरफ लौटती है। अगर शैंग ग्रुप जिन्हाई सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी तो गोल्डन मून ज्वेलरी उस शहर में वेल्थ का सिंबल
सिंबल था। सिर्फ पावरफुल और रिच लोग ही गोल्डन मून की चीजें अफोर्ड कर सकते थे। आम लोग तो इस ब्रांड का नाम तक नहीं जानते थे और मैं गोल्डन मून ज्वेलरी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। जब मैं शेयर होल्डर बना था तब मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी। इंपीरियल ग्रीन जेड का एक सिंगल पीस म्यू फैमिली को बैंक्रप्सी के एज से वापस खींच लाने के लिए काफी था। उसी वजह से मैं म्यू फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर बन गया। बदले में मुझे गोल्डन मून ज्वेलरी का 50% हिस्सा मिला। तब से हर साल मैं म्यांमार जाता रहा और वहां से एक्सेप्शनल रॉ स्टोन्स लाकर ब्रांड को बेचता रहा। उन्हीं स्टोन्स ने गोल्डन मून को जिन्हाई सिटी की अनडिस्प्यूटेड ज्वेलरी किंग बना दिया। पूरी म्यू फैमिली मुझ पर बेहद ग्रेटफुल थी। उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं सीधे उनके पास आ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। मेरे एक्सपीरियंस में किसी के दिल में सच में क्या चल रहा है ये कभी पता नहीं चलता। इसलिए मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके बावजूद मैंने कभी किसी को लू फैमिली या उनके लिए अपने प्लान्स के बारे में एक शब्द तक नहीं बताया, एक हिंट तक नहीं। मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल एक नॉर्मल यंग मैन की तरह जीता हूँ। अच्छे से पढ़ाई, दोस्त बनाना, सब कुछ आम इंसान जैसा। और मैं जितना ज्यादा ऑर्डिनरी दिखता हूँ उतना ही मिस्टीरियस लगता है उन लोगों को जो मेरी असली वर्थ जानते हैं। मू फैमिली का मार्कस मेरा पहला सच्चा दोस्त था। वो मुझसे 4 साल बड़ा है। ग्रेजुएशन के बाद वो वापस गिनहाई सिटी आया और उसने अपना बिजनेस शुरू किया, इंटीरियर रेनोवेशन का। इसलिए मैं मार्कस को कॉल करता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो मेरी नई जगह देखकर डिजाइन डिसाइड करने में हेल्प करे। वाह भाई, ईथन ने आखिर खुद का घर खरीद ही लिया। मुझे लगा था तू पूरी जिंदगी कैंपस में ही रहेगा। मेरी कॉल से वो जेन्युइनली खुश हो जाता है। कहाँ है तू? अभी फ्री हूँ, तुरंत आता हूँ। मार्कस हमेशा मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है। उसका ऑफिस गिनहाई रोड से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए लोकेशन बताते ही वो कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। वो इजी गोइंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। लोगों के साथ कोई फेक बिहेवियर नहीं। यही चीज मुझे उसके बारे में पसंद है। अचानक घर खरीदने का आइडिया कैसे आया? वो मजाक करता है, लेकिन उसकी आंखों में साफ कंसर्न था। सब ठीक है ना? कुछ हुआ क्या? बस मन किया, मैं कैजुअली जवाब देता हूँ। तू बता, आजकल क्या चल रहा है? सुना है किसी को चेस कर रहा है? मार्कस का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। यार, मेरे पेरेंट्स को हर चीज सबको बतानी जरूरी लगती है क्या? वो ऑकवर्ड हंसी हंसता है। इतना भी बड़ा डील नहीं है। मुझे कोई पसंद है तो कोशिश कर रहा हूँ। वर्कआउट ना भी हुआ तो क्या, यंग हो तो शॉट लेना चाहिए। करियर में भी, लव में भी। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। जिसने सच में तेरे दिल को हिला दिया वो लड़की डेफिनेटली स्पेशल होगी। ऑब्वियसली, मार्कस गर्व से चिन उठाता है। बस देखना, जब वो मेरी हो जाएगी ना तब मैं उसे तुझसे मिलवाऊंगा। उस दिन का इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ मुझसे अलग होने के बाद लिली सीधे घर लौटी है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि लिविंग रूम का माहौल अजीब है। विक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि खुद जाकर भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात ही उसके लिए काफी इंसल्टिंग थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जाते वक्त मेरा उसकी आंखों में देखकर उसे सुनाना। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी खुद को सबसे ऊपर देखा हो, उसके लिए ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। पूरे रास्ते उसका एक्सप्रेशन स्टोन कोल्ड बना रहा और घर पहुंचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो लिविंग रूम के कॉर्नर में रखा वेज लात मारकर गिरा देता है और डायना को घूरता है। आज तुम वहाँ करने क्या गई थी? स्टैचू बनकर खड़ी रहने? एक शब्द तक नहीं बोला तुमने। मैं चेयरमैन हूँ और एक सड़क छाप लड़का मेरे सामने इस तरह बात करे और तुम बस देखती रहो। मजा आया तुम्हें? ये सुनते ही डायना की आंखें लाल हो जाती हैं। मजा? तुम्हें सच में लगता है मुझे मजा आया? वहाँ जाने से पहले उसने खुद को समझाया था कि चाहे मैं जैसा भी हूँ, आखिर हूँ तो उसका बेटा। अगर मैं थोड़ा रफ भी हुआ तब भी वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेगी। लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना रूड निकलूंगा। ऐसे बेटे का क्या फायदा? वो आंखों के कोने पहुंचती है। कम से कम उन्होंने फेक स्टोरी बना दी, इसलिए अभी तक उसे पता नहीं कि वो लू फैमिली का असली एयर है, वरना इस फैमिली को कभी शांति नहीं मिलती। डायना की आवाज में बिटरनेस भर जाती है। मुझे क्या पता था वो ऐसा होगा। बाहर पला बड़ा है, कोई मैनर्स ही नहीं। विक्टर के गुस्से का सामना करते करते डायना के लिए मेरे लिए बची हुई आखिरी गुडविल भी खत्म हो जाती है। उसे अडॉप्ट नहीं होना? फाइन, फिर मत अडॉप्ट करो। कोई गुड डीड बिना पनिशमेंट के नहीं रहती। मैं अपना दिल लगाकर ऐसी चीज में एफर्ट डालने वाली नहीं, और उसके एटीट्यूड के साथ अगर वो सच में यहाँ आ गया तो मुझे जल्दी ग्रेव में पहुंचा देगा। वो ठंडी आवाज में बोलती है। अब उसके साथ आगे जो भी हो, अगर कभी स्ट्रगल करे तो बस कुछ पैसे भेज देना। इस जिंदगी का मदर सन डेट वहीं खत्म समझना। अब उसके लिए उसका इकलौता बेटा सिर्फ टाइलर था। डायना पूरी तरह हाथ झाड़ लेती है। विक्टर भी ये सब छोड़ देना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो सोचता कि मैं उसके कितने काम आ सकता हूँ, उसका मन बदल जाता। लू फैमिली भले ही गिनहाई सिटी की सबसे अमीर फैमिली हो, लेकिन नेशनल लेवल पर उनका नाम हार्डली मायने रखता था। एलीट सर्कल्स में स्ट्रेटेजिक मैरिज सबसे कॉमन तरीका था, बड़े लोगों से कनेक्शन बनाने का। यही सोचकर विक्टर फिर डायना पर पलटा। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं भी उससे डील नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी और को उसकी असली आइडेंटिटी पता चल गई और उन्होंने उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया तो उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। एक गलत कदम और लू फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो वापस लाकर सिखाएंगे, उसे मैनर्स नहीं आते तो सीखने पड़ेंगे। तुम्हें डर है कि वो तुम्हें स्ट्रेस देगा, लेकिन क्या तुम्हें बाहर के लोगों की बातों से ज्यादा डर नहीं लगना चाहिए? लिविंग रूम में स्टाफ मौजूद नहीं थे, इसलिए विक्टर बिना कुछ रोके बोल रहा था। औरतें हमेशा की तरह शॉर्ट साइटेड होती हैं, बस सामने की चीजें देखती हो, पीछे छिपे बड़े स्टेक्स नहीं। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। अगर हमें उसके एग्जिस्टेंस का पता ही ना होता तो ठीक था, लेकिन अब जब पता चल चुका है तो उसे घर वापस लाना ही पड़ेगा। विक्टर की बात सुनने में लॉजिकल लग रही थी, लेकिन मुझसे मिलने के बाद डायना सच में मुझे वापस नहीं चाहती थी। वो सोफा पर गिर जाती। उसके चेहरे पर बिटरनेस और रिजेंटमेंट साफ था। वो एक साथ गुस्से में भी थी और दुखी भी, लेकिन वो अडॉप्ट होना ही नहीं चाहता। हम उसे सच भी नहीं बता सकते, और अगर वो बायोलॉजिकल सन
सन बनकर वापस आया तो टाइलर का क्या होगा? डायना की आवाज काम जाती है। टाइलर का हमसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा बच्चा है, इतना काइंड। अगर उसे सच पता चला तो वो टूट जाएगा। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विक्टर की आवाज ठंडी पड़ जाती है। टाइलर या लू फैमिली? उसके पास अब पेशेंस नहीं बची थी और मैंने कब कहा कि हम उसे सच बताएंगे? विक्टर की आंखों में कोल्ड ग्लिंट चमकती है। लोग जब तक कॉर्नर में पुश न किए जाएं तब तक टफ एक्ट करते रहते हैं। वो सीधे डायना की तरफ देखता है। तुम इससे दूर रहो, उसे वापस लाने का तरीका मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जब वो यहाँ आए तो उसे सही तरीके से सेट स्ट्रेट करना। विक्टर की आवाज सख्त हो जाती है। एक प्रॉपर यंग मैन काम और इजी टू मैनेज होना चाहिए, उसके जैसा नहीं। ये कहकर विक्टर उठता है और ऊपर चला जाता है। डायना को अंदाजा था कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है। उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो, आखिरकार मैं इस घर में वापस आ ही जाऊंगा। मेरे एटीट्यूड को सोचकर वो खुद पर तरस खाने लगती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? फेट मेरे साथ इतनी क्रूअल क्यों है? डायना की आंखों से रिजेंटमेंट भरे आंसू गिरने लगते हैं और ठीक उसी समय लिली घर के अंदर आती है। अपनी माँ को रोते देखकर उसका दिल बैठ जाता है। मॉम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? डैड कहाँ है? क्या आप दोनों आज उस लो लाइफ से मिलने नहीं गए थे? वो वापस नहीं आया। अपनी बेटी को देखते ही डायना और ज्यादा दुखी हो जाती है। वो हैंडकरचीफ से चेहरा पोंछती है और लिली को पूरी बात बताती है, खासकर वो हर शब्द जो मैंने कहा था। लिली का खून खौल उठता है। उसके दिमाग में वो सो कॉल्ड भाई सिर्फ एक लो लाइफ था, एक लो लाइफ जिसे लू फैमिली में जगह मिल रही थी। उसे तो घुटनों पर बांटकर शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन उसमें ग्रैटिट्यूड नाम की चीज नहीं थी। ऊपर से उसने उसकी माँ से उस तरह बात की। वो खुद को समझता क्या है? लिली के अंदर गुस्सा भर जाता है। अगर ब्लड रिलेशन ना होता तो कोई उसे दूसरी बार देखता तक नहीं। एब्सोल्यूट लो लाइफ। कुछ पलों के लिए लिली मुझे पूरी तरह भूल जाती है। मॉम, रोना बंद करो। डैड सही कह रहे हैं, ऐसे इंसान को वापस यहाँ लाना ही पड़ेगा। हम उसे बाहर रहकर लू फैमिली का नाम खराब नहीं करने दे सकते। उसकी आंखों में कोल्ड और रूथलेस चमक उभरती है। उसके दिमाग में पहले से कई प्लान्स चल रहे थे कि जब मैं इस घर के अंदर आऊंगा तो वो मेरे साथ क्या क्या करेगी। अभी लिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लो लाइफ पर वो इतना गुस्सा कर रही है और जिस लड़के से वो प्यार करने लगी है, वो दोनों एक ही इंसान है। गुस्से में अंधी होकर उसे दोनों के बीच कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे सबक सिखाना, और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ मैं मार्कस को नई जगह दिखाता हूँ, उसके साथ जल्दी से खाना खाता हूँ और फिर स्कूल लौट आता हूँ। कैंपस में मेरा रहने का प्लेस एक 2 मंजिला प्राइवेट विला था। ग्राउंड फ्लोर पर मैं रहता था। ऊपर वाली फ्लोर पर वो सारे इक्विपमेंट्स थे जिनसे मैं सिस्टम द्वारा दिए गए रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करता था। पिछले 2 सालों से मेरा पूरा फोकस स्पेशियल पाउच को रियलिटी में बदलने पर था। ऊपर वाले लोग इस प्रोजेक्ट को बेहद सीरियसली लेते थे। मेरी सेफ्टी के नाम पर उन्होंने 4 एलीट स्पेशलिस्ट तक असाइन किए हुए थे। अब प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला था। आखिरकार मैं अपने हाथ फ्री करके लू फैमिली से प्रॉपर्ली डील कर सकता था। विला वापस पहुंचकर मैं सीधे ऊपर लैब में चला जाता हूं। अभी तक भी मैं पूरी तरह फंक्शनल स्पेशल पाउच कंप्लीट नहीं कर पाया था। सिस्टम ने कोई नई गाइडेंस नहीं दी थी। सब कुछ मुझे खुद फिगर आउट करना पड़ रहा था। मैं लैब में बैठकर काफी देर तक सोचता रहता हूं। तभी फोन रिंग करता है और मेरी सोच टूट जाती है। मैं स्क्रीन देखता हूं, कॉल मिजुन की थी। हे इथन, क्या तूने हाल में किसी बड़े आदमी को ऑफेंड किया है? किसी ने तेरे करंट प्लेस को लेने के लिए डबल रेंट ऑफर किया है। वो चाहते हैं कि तू 3 दिन के अंदर निकल जाए। मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने 4 टाइम्स रेंट ऑफर कर दिया। मैंने कभी मिजुन की हेल्प की थी, इसलिए हमारे रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन 4 टाइम्स रेंट कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि ये लू फैमिली का काम है। मैं शॉर्ट जवाब लेता हूँ, ठीक है मुन, मैं कल आकर अपना सामान ले जाऊंगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुन ऑकवर्ड होकर बोलता है, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं उन्हें जगह नहीं दे रहा। मैं हल्की हंसी हंसता हूँ। दे दो, 4 टाइम्स रेंट कोई मजाक नहीं होता। तुम ऐसा ऑफर क्यों रिजेक्ट कर रही हो? लू फैमिली के पास जलाने के लिए पैसा पड़ा है। 4 टाइम्स रेंट उनके लिए कुछ भी नहीं। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, वैसे भी मैं कैंपस में रह सकता हूँ, बस प्लीज उन्हें मेरी सिचुएशन के बारे में कुछ मत बताना। मिस युन तुरंत मान जाती है, ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी, लेकिन वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? हेल्प चाहिए क्या? मैं कुछ लोगों को जानती हूँ। उसकी आवाज गिल्ट से भरी हुई थी। मैं उसे कुछ आसान जवाब देकर कॉल खत्म कर देता हूँ, लेकिन मेरी आंखें ठंडी हो चुकी थी। मुझे पता था विक्टर कोई मूव जरूर करेगा, बस इतनी जल्दी करेगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। टिपिकल कैपिटलिस्ट तरीका। ऑनेस्टली ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं आईब्रो उठाता हूँ और मैसेजेस खोलता हूँ। लिली ने कई मैसेजेस भेज रखे थे। मैं कुछ पल सोचता हूँ, फिर कैजुअली उनमें से एक का रिप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने ऑफिशियल एकेडमिक एडवाइजर डॉक्टर जैंग को कॉल करता हूँ। कोई मुझे टारगेट कर रहा है। मेरे ऑफिशियल एडवाइजर डॉक्टर जैंग थे जो कैपिटल बाहेई से आए थे। वही उन 4 स्पेशलिस्ट्स में से एक थे जिन्हें हायर अप्स ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए असाइन किया था। उनका बैकग्राउंड ऐसा था जिसके बारे में ओपनली कोई बात नहीं करता था। इस स्कूल का हर टीचर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक उन्हें एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट देता था। जिन हाई सिटी का मेयर भी उनसे मिलने कई बार आया था, हर बार ऑलमोस्ट ओवर रिस्पेक्टफुल होकर। ऐसे 4 पावर हाउसेज मेरी बैक पर हों और फिर भी कोई मुझे परेशान करे तो चुप रहना बेवकूफी होती। लू फैमिली मूव करने से पहले मेरे पास अपना हैंड दिखाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब जब उन्होंने पहला कदम उठा लिया था तो बाकी सब नेचुरली सेट हो गया। लैंडलॉर्ड का कॉल आया था। मैं काम वॉइस में बोलता हूँ, अपेरेंटली मुझे 3 दिन में निकलना होगा। लगता है मैंने किसी बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया है। मैं कैजुअली अडॉप्शन वाली बात भी मेंशन कर देता हूँ, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो, लेकिन उतना ही काफी था डॉक्टर जैंग को फ्यूरियस करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं था जो ट्रबल क्रिएट करे। मैं स्टडी था, लोकी था, डिसिप्लिन था। इतनी कम उम्र में मैंने स्पेशल पाउच जैसा प्रोजेक्ट डेवलप किया था, एग्जिस्टेंस के सबसे क्रिटिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से एक, और मैंने कभी उसकी एक डिटेल तक बाहर नहीं लिखने दी। न मैं कभी ट्रबल ढूंढता था, न अपने एबिलिटीज को लेकर एरोगेंट होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं सिर्फ उनका स्टूडेंट नहीं था, मैं टॉप लेवल लोगों के लिए एक क्रिटिकल रिसर्च एसेट था। और ठीक प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेज में लू फैमिली अचानक मुझे अपना बेटा बनाने पहुंच गई। क्या वो किसी और के ऑर्डर्स पर
काम कर रहे थे? क्या उन्हें कुछ पता चल गया था? ये मामूली बात नहीं थी। डॉक्टर जैंग की आवाज तुरंत सीरियस हो जाती है। ईथन, कैंपस में ही रहो, जरूरी ना हो तो बाहर मत जाना, मैं किसी को इस मैटर की जांच करने भेजता हूँ। फिर वो थोड़ा सॉफ्टर होकर कहते हैं, स्ट्रेस मत लो, लू फैमिली स्मॉल टाइम है, वो कोई रियल डैमेज नहीं कर सकते, सिर्फ एक अपार्टमेंट गया है। जिस दिन मुझे टाइम मिला मैं खुद तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, जहाँ जाना हो। वो मुझे कुछ और रीअश्योरिंग बातें कहते हैं और फिर फोन काट देते हैं, लेकिन उसी पल वो दूसरी कॉल मिलाते हैं। हे, तुम्हारे पास एक दिन है, लू फैमिली की पूरी बैकग्राउंड खंगालो, पता करो हाल में वो किन लोगों के कांटेक्ट में रहे हैं, अगर कुछ सस्पिशियस लगे हैंडल इट। दूसरी तरफ की डायल टोन सुनते हुए मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसी बीच लिली का रिप्लाई भी आ चुका था। वो पूछ रही थी कि क्या मैं फ्री हूँ और कह रही थी कि वो कोइंसिडेंटली चिंगबाई यूनिवर्सिटी के पास है और मुझे बारबेक्यू खिलाना चाहती है। मैं मना करने वाला नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों में अगर सब प्लान के हिसाब से चला तो लिली को मेरी असली आइडेंटिटी पता चल जाएगी। उससे पहले मुझे उसकी फीलिंग्स और डीप करने थे। मैं उसे इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दे सकता था। जब मैं वहां पहुंचता हूं और लिली मुझे देखती है तो वो 2 सेकंड के लिए लिटरली फ्रीज हो जाती है, फिर जल्दी से खुद को संभालती है। उसके कान हल्के लाल हो जाते हैं और वो ऑकवर्ड तरीके से हिलती है। इतनी रात को मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया, सॉरी। उसकी नर्वसनेस के मुकाबले मैं पूरी तरह रिलैक्स था। सॉरी मत बोलो, वैसे भी मुझे भूख लगी है, हम बारबेक्यू खाने वाले थे ना, चिंगबाई यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत अच्छा प्लेस है, मेरे साथ चलो। लिली हल्का सा नॉट करती है, अभी भी थोड़ी डेज्ड सी। चिंगबाई यूनिवर्सिटी के आसपास पूरा एरिया फूड स्टॉल से भरा हुआ था, हर तरफ बारबेक्यू प्लेसेस थे। मैं सबसे अच्छे रिव्यूज वाली जगह चुनता हूँ और उसे वहाँ ले जाता हूँ। अब तक काफी रात हो चुकी थी, रेस्टोरेंट लगभग फुल था और पूरा माहौल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की आवाजों से बजिंग कर रहा था। जैसे ही मैं बैठता हूँ आसपास के लोग मुड़कर देखने लगते हैं। कई लड़कियां बार बार मेरी तरफ ग्लांस कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने लिली को देखा वो पीछे हट गईं और उसकी तरफ एनवी भरी नजरों से देखने लगी। उस पल लिली का प्राइड लिटरली आसमान छूने लगता है। मुझे देखने का उसका नजरिया और भी सॉफ्ट और नोटिसेबली वार्मर हो जाता है। मैं ये सब क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहता हूँ, अंदर ही अंदर हंसते हुए। ऑर्डर देने के बाद मैं स्टाफ को इशारा करके मेन्यू वापस कर देता हूँ और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहीं खो जाता हूँ, जैसे मेरा दिमाग कहीं और चला गया हो। लिली से बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, साफ दिख रहा था कि मेरा मूड अच्छा नहीं है। लिली अपनी सीट पर थोड़ा अनकंफर्टेबल होके हिलती है, वो काफी सोचती है और आखिर एक टॉपिक पकड़ लेती है। हमने इतना स्पाइसी खाना ऑर्डर किया है, कुछ ड्रिंक नहीं लेना चाहिए? उसकी आवाज मुझे वापस रियलिटी में खींच लाती है। जो पसंद हो ले लो, मैं कैजुअली जवाब देता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है? मिल्क टी। मैं जाकर लिली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक हमारे टेबल पर एक कप मिल्क टी आकर रख दिया जाता है। लिली ब्लिंक करती है, ऊपर देखती है और सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो सीधे मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर से लेट नाइट स्नैक पर निकले हो? वो हल्की मुस्कान के साथ कप मेरी तरफ बढ़ाती है। ये लो तुम्हारी फेवरेट जेड ग्रीन मिल्क टी। लड़की दिखने में अर्ली 20s की लग रही थी, सरफेस पर सॉफ्ट और डेलिकेट, कीवर्ड सरफेस पर, क्योंकि उसकी पहली ही लाइन उसका असली नेचर रिवील कर देती है। उसी पल लिली के दिमाग में अलार्म बेल्स बज उठती हैं। मैं काम होकर ऊपर देखता हूँ। क्लोई, तुम भी यहाँ? लड़की का नाम क्लोई गुई था, चिंगबे यूनिवर्सिटी की फाइनेंस स्टूडेंट, मुझसे 1 साल सीनियर और कैंपस की सबसे टॉक्ड अबाउट लड़कियों में से एक। लड़के उसके पीछे लाइन लगाते थे, लेकिन वो पहली नजर में मुझ पर फिदा हो गई थी। बस उसकी प्राइड उसे एडमिट नहीं करने देती थी। क्लोई कभी ओपनली नहीं कहती कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन जैसे ही उसे फ्री मूवमेंट मिलता, मैं जहाँ भी होता समहाउ वो वहाँ पहुंच जाती। और कोई भी लड़की अगर मेरे थोड़ा ज्यादा क्लोज आने लगे तो क्लोई किसी न किसी तरीके से उसे पीछे हटाने की कोशिश करती। आज रात भी वही हो रहा था। उसकी पहली लाइन सीधा लिली पर इनडायरेक्ट हमला थी, दूसरी लाइन मेरे साथ फेमिलियरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। कोई फ्रेजाइल ईगो वाली लड़की होती तो अब तक पीछे हट चुकी होती, लेकिन लिली वो लड़की नहीं थी। उसे तुरंत समझ आ गया ये मेरी राइवल है। लिली गहरी सांस लेती है और उसके अंदर का कंपेटिटिव फायर तुरंत भड़क उठता है। मैं भी लेट मील के लिए आई हूँ। क्लोई कैजुअली मेरी बगल वाली चेयर खींचकर बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी उम्र की 3 और लड़कियां भी चेयर्स खींचकर बैठ जाती हैं। लिली का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो जाता है। वो तीनों ऑलरेडी चेयरफुल होकर मुझसे बात करने लगती हैं। टिफनी तो सीरियस फेस बनाकर अपॉलॉजी तक देती है कि वो अचानक आ गई, लेकिन जैसे ही वो बोलती है मोनिका तुरंत बीच में कूद पड़ती है। लेकिन क्लोई तुम्हारे बारे में नॉनस्टॉप बात करती रहती है, तो ऑब्वियसली हमें खुद आकर देखना पड़ा। एला भी तुरंत जोड़ती है, एग्जैक्टली, वो प्रैक्टिकली तुम्हारी तारीफों के गीत गाती रहती है। हमें लगा था एग्जैजरेट कर रही है, लेकिन आज देखकर समझ आ गया कि लेजेंड सच है। तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो? क्लोई तुरंत उन्हें रोक देती है। इथन, इन्हें इग्नोर करो, ये लोग बस स्टोरीज बनाते रहते हैं। चारों एक परफेक्ट टीम की तरह खेल रही थी और लिली को पूरी तरह बाहर रखने की कोशिश कर रही थी। और ऑनेस्टली यही सीन मैं देखना चाहता था। मैं आंख के कोने से लिली को देखता हूँ। उसका एक्सप्रेशन काफी खराब हो चुका था, इसलिए मैं हल्की पोलाइट स्माइल देता हूँ। क्लोई, एवरीवन, ये मेरी फ्रेंड लिली है। आज रात मैं इसी के साथ आया हूँ। मैं अभी लिली को ह्यूमिलिएट नहीं होने दे सकता था, कम से कम अभी नहीं। इस मोमेंट पर उसे बचाना उसकी फीलिंग्स को सीधे ऊपर पुश करेगा, मिनिमम 10%। क्लोई की स्माइल एक पल के लिए फ्रीज होती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेती है और स्मूथली लिली की तरफ मुड़ती है। ओह, तो तुम ईथन की फ्रेंड हो? सॉरी, मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया। क्लोई की तीनों फ्रेंड्स भी तुरंत फेक अपॉलॉजी देने लगती हैं। सॉरी अबाउट दैट। उनकी अपॉलॉजीज बिल्कुल हॉलो थी, लेकिन लिली आखिर लंबी सांस छोड़ती है। वो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही थी। कोई बात नहीं, ईथन की हर सीनियर मेरी भी सीनियर हुई। फिर वो कैजुअली पूछती है, आप लोग क्या खाना चाहेंगी? तो नाइट्स ऑन मी। ओ नो, ऐसा कैसे? क्लोई भी आसान ओपोनेंट नहीं थी। तुम चिंगबे
यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं हो ना, मतलब तुम टेक्निकली हमारी गेस्ट हो, ट्रीट तो हमें देनी चाहिए। ठीक है फिर, थैंक्स। लिली तुरंत मेरी तरफ ग्रिन करके देखती है। ईथन, सिंस क्लोई ट्रीट दे रही है, अगली बार मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। बस वहीं क्लोई की स्माइल दूसरी बार फ्रीज होती है, बहुत हल्का, लेकिन मेरी नजर से नहीं बचता। मैं हल्का मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। क्लोई कोई अच्छा इंसान नहीं थी, किसी को पसंद करना लेकिन एडमिट ना करना, शैडोज में छिपकर हर लड़की को दूर करना जो मेरे करीब आए। मैं अभी रिलेशनशिप नहीं चाहता था, लेकिन उसका ये लिटिल गेम ऑनेस्टली मुझे एंटरटेनिंग लगता था। दूसरी तरफ लिली पूरी तरह लो फैमिली की बेटी थी, 1 अगेंस्ट 4, फिर भी बिना स्वेट किए अपनी ग्राउंड होल्ड कर रही थी। मील खत्म होने तक उसने एक भी राउंड नहीं हारा। चारों लड़कियां मिलकर उसे ड्रिंक में हराने की कोशिश करती हैं, लेकिन लिली सबको टेबल के नीचे गिरा देती है। यही होता है फीमेल राइवलरी का पावर। जब काफी देर हो जाती है तो मैं फाइनली सजेस्ट करता हूँ कि अब निकलना चाहिए, और तभी लिली अपना फिनिशिंग ब्लो देती है। वो क्लोई की तरफ देखती है जो मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी, और मुस्कुराकर बोलती है, क्लोई, ईथन और मैं अब निकल रहे हैं। टुनाइट ट्रीट देने के लिए थैंक्स। अगली बार जब मैं कैंपस आऊंगी, डिनर मेरी तरफ से। क्लोई का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट टूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से कंपोजर होल्ड कर रही थी, लेकिन इतनी ड्रंक थी कि कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके पास बस यही ऑप्शन था कि वो मुझे और लिली को साथ में बाहर जाते हुए देखे। बाहर की रात ठंडी थी और हवा में अल्कोहल की स्मेल घुली हुई थी, जो ऑनेस्टली मुझे थोड़ी अनप्लेजेंट लग रही थी। मैं लिली की तरफ देखता हूँ, उसके चीक्स हल्के लाल थे। आज रात के लिए सॉरी, पूरा मेस बन गया। कौन सा मेस? लिली हल्का हंसती है। बस थोड़ी ड्रिंक्स थी, यंग होने का मतलब ही यही होता है ना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना। वो अब थोड़ी ड्रिंक थी, इसलिए यूजुअल से ज्यादा खुलकर बोल रही थी। तो तुम अक्सर ड्रिंक करती हो? मैं आईब्रो उठाता हूँ। अब समझ आया तुमने चारों को कैसे गिरा दिया। ये सुनते ही लिली ऑलमोस्ट रियलिटी में वापस आ जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मेरी फैमिली की अल्कोहल टॉलरेंस थोड़ी हाई है। मैं यूजुअली हार्डली ड्रिंक करती हूँ। आज तो क्लोई और बाकी लोग इतने एंथुसियास्टिक थे कि मना करना रूड लगता। वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन ज्यादा अल्कोहल अच्छी नहीं होती। वो जितना खुद को कवर करने की कोशिश करती है, उतना ही ऑकवर्ड लगने लगता है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन की हल्की झलक आती है। या ज्यादा अल्कोहल अच्छी नहीं होती। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाता। जब कोई पहले से ही मेंटली ऑफ बैलेंस हो, तो बस सही डायरेक्शन में छोटा पुश और एटीट्यूड में हल्का बदलाव काफी होता है उसे और डीप गिराने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए कार बुला दी है। मैं फोन उठाकर दिखाता हूँ। तुमने काफी ड्रिंक कर ली है, घर जाकर आराम करो। लिली हल्का पैनिक कर जाती है। मैं तुम्हें कैंपस तक वॉक करके छोड़ सकती हूँ। नो नीड, ड्रंक तो तुम हो, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं रुकता हूँ, 1 सेकंड वेट करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। लिली का दिल इंस्टेंटली सिंक हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसने सब खराब कर दिया। अब ईथन जरूर उसके बारे में गलत सोच रहा होगा। शायद उसे लग रहा होगा कि वो उन लड़कियों जैसी है जो हर रात बार्स में घूमती है। ये सोचते ही उसका नशा आधा उतर जाता है। एंग्जाइटी और रिग्रेट उसे घेर लेते हैं। वो इतना अमेजिंग है, वो अंदर ही अंदर सोचती है। उसके पीछे न जाने कितने लोग होंगे, और उनमें कितनी रिच और अकम्प्लिश लड़कियां होंगी जैसे क्लोई। इरिटेटिंग होने के बावजूद क्लोई जिस तरह बात करती थी, जिस तरह कैरी करती थी खुद को, उससे साफ दिखता था कि वो रिच बैकग्राउंड से थी। और इतनी बैकग्राउंड होने के बावजूद ईथन ने उसे भी डिस्टेंस पर रखा था। जब क्लोई और उसकी फ्रेंड्स बार बार उसे ड्रिंक पुश कर रही थी, तब भी उसके चेहरे पर डिस्कम्फर्ट साफ दिख रहा था। मैं कितनी इडियट हूँ। लिली अंदर ही अंदर पछताती है। काश मैं और ड्रंक होने का एक्ट करती, शायद तब ईथन मुझे खुद घर छोड़ता। वो जितना सोचती है उसका सिर उतना ज्यादा दुखने लगता है। और तभी अचानक उसके सामने एक छोटा बॉक्स आकर लुकता है। ये लो, हैंगओवर पिल्स हैं, इन्हें खा लोगी तो बेटर फील होगा। मैं बॉक्स उसके हाथ में रख देता हूँ। मुझे अच्छे से पता है अगर किसी को सच में अपने प्यार में गिराना हो तो उसके इमोशंस को बार बार पुल करना पड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब तक उसकी हर फीलिंग तुम्हारी हर छोटी चीज से जुड़ ना जाए, तभी पता चलता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है। इसलिए जब लिली मुझे मैसेज करती है कि वो सेफली घर पहुंच गई, तो मैं मैसेज तक नहीं खोलता। अपना काम खत्म करके सीधा सो जाता हूँ। अगली सुबह जब मैं फोन उठाता हूँ तो लिली के 20 से ज्यादा मैसेजेस पड़े होते हैं। मैं घर पहुंच गई। हैंगओवर पिल्स के लिए थैंक यू। उन्हें लेने के बाद मेरा सिर बिल्कुल नहीं दुख रहा। तुम सेफली कैंपस पहुंच गए? ओके। मैसेजेस लगभग हर आधे घंटे में आए थे। शुरुआत में वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई लिली के टेक्स्ट बदलने लगे। मैं यूजुअली ड्रिंक नहीं करती, आज बस एक्सेप्शन था। आखिरी मैसेज रात के 2 बजे आया था। मैं स्क्रीन पर फैली उसकी पैनिक को पढ़ता हूँ और हल्की मुस्कान मेरे होठों पर फैल जाती है। फिर मैं बस एक छोटा रिप्लाई भेजता हूँ, सॉरी, कल रात बहुत एग्जॉस्टेड था, घर पहुंचते ही सो गया। लगता था लिली ने पूरी रात ठीक से सोया नहीं था, क्योंकि मेरा मैसेज जाते ही उसका रिप्लाई इंस्टेंटली आ जाता है। ओह, तो तुम सो गए थे, मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। आखिर में एक छोटा सैड फेस इमोजी भी था। मुझे ये ऑलमोस्ट फनी लगता है। मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि उसका दूसरा मैसेज आ जाता है, आज फ्री हो? मुझे एक अमेजिंग सुशी प्लेस पता है, आज फ्री नहीं हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। लिली तुरंत ऑफर करती है, मैं हेल्प करने आ जाऊँ? मैं सीधे अग्री नहीं करता, बस कैजुअली बोलता हूँ कि मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि वो पहले से ही चिंगबाई यूनिवर्सिटी के फ्रंट गेट पर मेरा वेट कर रही है, जैसा मैंने सोचा था। उसने पूरी रात एक पल भी नहीं सोया। मेरा मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है। ठीक है, ईस्ट गेट पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। सुबह के 8 बजे, बिजी एयरपोर्ट। एक फ्रेश फेस्ड यंग मैन कॉन्फिडेंटली टर्मिनल से बाहर निकल रहा था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की हंसते हुए चल रही थी। दोनों इतने गुड लुकिंग थे कि लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे। तुम्हें लगता है मॉम और डैड शॉक हो जाएंगे कि हम इतनी जल्दी वापस आ गए? ये लड़का था टाइलर लू, लू फैमिली का सबसे छोटा बेटा। 1 महीने पहले स्कूल जाते वक्त टाइलर का छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था। उसके चेहरे पर हल्का स्कार रह गया था। टाइलर हमेशा
हमेशा से अपनी लुक्स को लेकर ऑब्सेस था। चेहरे पर स्कार, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। इसलिए स्कार हटाने के लिए वो अपनी सिस्टर सरीना को साथ लेकर कंट्री एच गया था स्किन रेस्टोरेशन प्रोसीजर करवाने। आज ही दोनों वापस लौट रहे थे। टाइलर के चेहरे पर वही इनोसेंट वाइड आइड एक्सप्रेशन था। डैड शायद ऑफिस निकल चुके होंगे, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। घर पहुंचते ही मैं उनके लिए प्रॉपर खाना बनाऊंगा, अपने बेटे के हाथ का लव पैक्ड होम डिनर। टाइलर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लू फैमिली का बायोलॉजिकल सन नहीं है। लू फैमिली उसे दिल से प्यार करती थी। जब उन्हें पहली बार पता चला कि टाइलर का उनसे ब्लड रिलेशन नहीं है तो उनका पहला इंस्टिंक्ट था इस ट्रुथ को हमेशा के लिए दबा देना। दूसरा इंस्टिंक्ट था डायना पर अफेयर का शक करना। लेकिन जब कंफर्म हुआ कि टाइलर का डायना से भी कोई बायोलॉजिकल बॉन्ड नहीं है तब उन्हें समझ आया कि कहीं कुछ गलत हुआ है। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन एक लड़का जो 17 साल बाहर अकेला भटकता रहा हो, जिसने अभी तक प्रॉपरली हाई स्कूल भी फिनिश न किया हो, वो टाइलर से कंपेयर कैसे कर सकता था? टाइलर वो बच्चा था जो हर दिन उनके साथ रहा था। इसलिए पूरी फैमिली ने बैठकर फैसला लिया, ट्रुथ हमेशा के लिए छिपा रहेगा। असली एयर जो बाहर खो गया था उसे बस अडॉप्टेड सन बनाकर घर लाया जाएगा। उसे रहने की जगह और खाना मिलेगा, लेकिन उसे कभी टाइलर के बराबर खड़े होने का सपना तक नहीं देखना चाहिए। टाइलर गर्व से मुस्कुराता है। सरीना उसकी तरफ देखती है, आंखों में वार्मथ और अफेक्शन भरी हुई। टाइलर अभी कुछ नहीं जानता, लेकिन इस बार घर लौटने के बाद वो लू फैमिली का इकलौता बेटा नहीं रहेगा। ये सोचते ही सरीना धीरे से सांस लेती है। उसकी आंखों में डिस्गस्ट की हल्की झलक आती है। वो बस यही उम्मीद करती है कि वो लड़का अपनी औकात समझे, ऐसी चीजों के लिए हाथ ना बढ़ाए जो उसकी नहीं है, क्योंकि अगर उसने कोशिश की तो चाहे वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर ही क्यों न हो, वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ, वेट, तुम सच में चिंगबे कैंपस की विला कॉम्प्लेक्स में रहते हो? मेरा सामान अंदर रखने में हेल्प करने के बाद लिली को लगने लगा था कि इसकी पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग गलत थी, क्योंकि चिंगबे कैंपस में 2 मंजिला विला सिर्फ 2 तरह के लोगों को मिलते थे, या तो फुल प्रोफेसर्स या वो लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो। लेकिन मैं इतना यंग दिखता था कि प्रोफेसर होने का सवाल ही नहीं था, तो सिर्फ एक आंसर बचता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन। लिली को तुरंत 5 साल पहले वाला स्टूडेंट याद आ जाता है जिसने ग्लोबल रोबोटिक्स चैंपियनशिप में फर्स्ट प्लेस जीता था। उसी कंपटीशन की वजह से चिंगबे यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में ओवरनाइट एक्सप्लोड हो गया था। उस समय लिली लिटरली टेलीविजन के सामने बैठकर हर राउंड देखती थी और वो सीनियर स्टूडेंट बायरन बी नेचुरली उसका आइडल बन गया था। अब विला के सोफा पर बैठी लिली का फेयर चेहरा लाल हो चुका था। वो ऑलमोस्ट डेज्ड लग रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठा ये हार्मलेस लुकिंग लड़का उसके आइडल जैसी लीग में हो सकता है। हाँ, मैंने कुछ सिग्निफिकेंट किया था और डॉक्टर जैंग ने मेरी बिहाफ पर ये विला अप्लाई किया। लिली की आंखें और चौड़ी हो जाती हैं। इस मोमेंट में वो सरप्राइजिंगली अडोरेबल लग रही थी। क्या किया था तुमने? नहीं बता सकता, मैं काम वॉइस में बोलता हूँ, क्लासिफाइड है। लेकिन अगर सब जल्दी मूव हुआ तो कुछ महीनों में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लिली का गला सूख जाता है। इतना अमेजिंग है क्या? आइड से सो। कौन सा फील्ड? वो भी नहीं बता सकता। मैंने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन किया है। लिली जोर से सांस खींचती है। लेकिन तुम तो लगभग मेरी उम्र के हो। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। क्या यंग होने का मतलब ये है कि कोई बड़ा काम नहीं कर सकता? एज का इससे क्या लेना देना? ग्लास विंडोज से आती सनलाइट मेरे ऊपर गिर रही थी, मुझे गोल्डन ग्लो दे रही थी। मैं एफर्टलेसली कूल और थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा था। वैसे मदद करने के लिए थैंक्स। मैं कैजुअली उठता हूँ। चलो तुम्हें लंच खिलाता हूँ। मैं जानबूझकर टॉपिक चेंज कर देता हूँ। लेकिन लिली के इमोशंस अब पूरी तरह उलझ चुके थे। वो और पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन को देखकर उसे समझ आ गया कि उसे मुझसे और कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी सारी बातें आखिर सिर्फ 5 क्वाइट वर्ड्स में बदल जाती हैं। तुम सच में अलग हो। हाँ, मैं सच में अलग था। अगर शुरुआत में लिली सिर्फ मेरी लुक्स की वजह से अट्रैक्ट हुई थी, तो अब वो पूरी तरह कैप्टिवेटेड हो चुकी थी। हैंडसम और ब्रिलियंट लड़कों की कमी नहीं थी। उसके पीछे घूमने वाले ज्यादातर लड़के टॉप स्टूडेंट्स थे, लेकिन मेरे सामने वो लोग कंपैरिजन में भी नहीं आते थे। मुझसे मिलने से पहले लिली ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई 17 साल का लड़का इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। सिर्फ एक आफ्टरनून में मैं उसकी नजरों में कई लेवल्स ऊपर उठ चुका था। अब वो मुझे सिर्फ एडमिरेशन से नहीं देख रही थी, उसके अंदर मेरे लिए डीप रिस्पेक्ट भी पैदा हो चुका था। नॉट बैड। तो लंच? मैं कैजुअली पूछता हूँ। एब्सोल्युटली। उसके मुंह से ये वर्ड निकलते ही उसका फोन रिंग करने लगता है। वो स्क्रीन देखती है। टाइलर कॉलिंग। नॉर्मली टाइलर का कॉल देखकर वो खुश हो जाती, लेकिन इस बार वो पहले मेरी तरफ देखती है। मेरा न्यूट्रल एक्सप्रेशन देखकर ही वो कॉल उठाती है। वो हेलो तक नहीं बोल पाती कि दूसरी तरफ से टाइलर की एक्साइटेड आवाज फूट पड़ती है। लिली, मैं वापस आ गया। मुझे मिस किया? इस ट्रिप के दौरान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं अभी घर जा रहा हूँ। तुम स्कूल में हो या घर पर? आज क्लास बंक तो नहीं की? टाइलर लगातार बोलता जा रहा था, लेकिन लिली उसका एक शब्द भी प्रॉपरली सुन नहीं रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह मुझसे भरा हुआ था। वो जितना मेरे बारे में सोचती उतना ही कन्विंस्ड हो जाती कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। अगर उसे मेरे जैसा बॉयफ्रेंड मिल जाए तो हर कोई उससे जेलस होगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर वो टाइलर को बीच में ही काट देती है। उसकी आवाज में इंपेशेंस साफ थी। ओके, मैं अभी बिजी हूँ, रात में बात करती हूँ। वो रिप्लाई का इंतजार तक नहीं करती और सीधे कॉल काट देती है। दूसरी तरफ टाइलर ब्लैंक डिसबिलीफ में फोन को देखता रह जाता है। सरीना उसके बगल में बैठी थी। वो पूछती है, क्या हुआ? कुछ नहीं। टाइलर रियलिटी में लौटता है, लेकिन उसका मूड विजिबली खराब हो चुका था। लिली ने सच में उसका फोन काट दिया था। वो जेन्युइनली अनॉयड था। वो गहरी सांस लेकर इरिटेशन दबाने की कोशिश करता है। लिली कुछ ना कुछ कर रही है, वरना वो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। विक्टर और डायना ने अभी तक सरीना को मेरे फैमिली में वापस आने से मना करने वाली बात नहीं बताई थी। उन्होंने बस इतना कहा था कि कुछ चीजें अभी सॉर्ट हो रही हैं। इसलिए जैसे ही सरीना ये सुनती है, वो तुरंत अज्यूम कर लेती है
है कि ये सब उनके सो कॉल्ड नए भाई की वजह से हो रहा है। उसकी ब्राउज शार्पली सिकुड़ जाती हैं। वो टाइलर के बाल रफल करती है। मैं उसे हैंडल कर दूंगी। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो सो कॉल्ड ब्रदर बहुत डीप गेम खेल रहा है। अभी बैरली थोड़ा टाइम हुआ है और लिली ऑलरेडी टाइलर का फोन काट रही है उसकी वजह से। सेरेना धीरे से सांस छोड़ती है। लकी है कि इस बार मैं टाइलर के साथ वापस आई हूँ, वरना टाइलर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी आंखें हल्की नैरो हो जाती हैं। दूसरी तरफ कॉल खत्म करके लिली मेरी तरफ मुड़ती है और एक्सप्लेन करती है कि अभी उसका भाई फोन कर रहा था। वो बताती है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था और आज ही वापस लौटा है। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। देश वापस आते ही पहला कॉल तुम्हें किया? तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो, बहुत ज्यादा। लिली बिना सोचे जवाब देती है। वो मेरा इकलौता भाई है। ये कहते हुए वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि उसका असली भाई अभी भी कहीं बाहर मौजूद है। वो हंसती है, लेकिन उसकी एज देखकर कंफ्यूज मत होना। आधा टाइम वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा बिहेव करता है। ओह, और इस साल वो भी तुम्हारी उम्र का ही है। अगर तुम दोनों मिले ना तो मुझे लगता है तुम दोनों की काफी बनेगी। लिली अपने फैमिली के बारे में लगातार बातें करती जा रही थी। साफ दिख रहा था कि वो हमारे बीच की दूरी कम करना चाहती थी। और जैसे ही वो टाइलर की उम्र मेंशन करती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अगर टाइलर और ईथन लू दोस्त बन जाएं, तो क्या उसकी ओन चांसेस और नहीं बढ़ जाएंगी? मुझे तुम्हें कभी उससे मिलवाना चाहिए। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी आंखों की गहराई में कितनी कोल्ड इंडिफरेंस छिपी हुई थी। मैं हल्की मुस्कुराहट देता हूँ। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। हम दोनों कैंपस के पास वाले एक जापानीज रेस्टोरेंट में लंच करने चले जाते हैं। लिली मुझे कहीं और दूर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैं आज ऑलरेडी उसे काफी ज्यादा टाइम दे चुका था, इसलिए स्कूल वापस जाने का एक्सक्यूज इस्तेमाल करता हूँ। 2-3 दिन में कांटेक्ट करूंगी। लिली खुशी से बोलती है। अपने भाई को भी साथ लाऊंगी। तुम दोनों एक दूसरे को जान पाओगे। मैं छोटा सा नोट देता हूँ। साउंड्स गुड। लिली विजिबली थ्रिल्ड हो जाती है। उसके दिमाग में अभी से प्लान्स चलने लगते हैं। टाइलर के लिए कौन सा गिफ्ट खरीदे ताकि वो हेल्प करे उसे मुझे जीतने में। कैंपस से निकलने के बाद लिली पहले एक लग्जरी काउंटर पर जाती है और वहाँ से लेटेस्ट डिजाइनर बैग खरीदती है। फिर सीधा लू एस्टेट की तरफ ड्राइव करती है। जब तक टाइलर घर पहुँचता है, विक्टर ऑलरेडी ऑफिस जा चुका होता है। घर पर सिर्फ डायना और हाउस होल्ड स्टाफ होते हैं। टाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंट्री एज से लाए हुए सुवेनियर्स स्टाफ में बांटता है, फिर केयरफुली चुना हुआ अपना गिफ्ट निकालकर खुद अपने हाथों से डायना के गले में पहनाता है। कार्टियर का रूबी नेकलेस, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख येन थी। एलीट फैमिली की मेट्रियार्क होने के नाते डायना के लिए ये अमाउंट कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके पीछे की भावना उसके दिल को छू जाती है। सेरेना भी वापस आ चुकी थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से घर पर छाया भारी माहौल आखिर हल्का होने लगता है। तुम मेरे ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? अपने लिए बचा कर रखो। डायना टाइलर का हाथ पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं। टाइलर ग्रिन करता है। बस देखा और लगा ये आप पर परफेक्ट लगेगा तो खरीद लिया। और वैसे भी मॉम को गिफ्ट देने में क्या गलत है? वो हंसते हुए आगे बोलता है। जब मैं खुद पैसे कमाने लगूंगा ना, तब आपके लिए हर दिन कुछ नया खरीदूंगा। टाइलर की बातें शहद जैसी मीठी थी और डायना की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। बस इतना काफी है कि तुम मुझे याद रखते हो। मॉम को पता है तुम कितने डिवोटेड हो। सिर्फ केयर करना काफी नहीं होता। टाइलर प्लेफुल अंदाज में बोलता है। एक्शंस भी होने चाहिए, वरना इंसान सिर्फ बातें करता रह जाता है। मैं वैसा नहीं हूँ। मॉम के लिए जो बोलता हूँ वो सच में करता हूँ। डायना का चेहरा पूरी तरह खुशी से भर जाता है। सेरेना हंस पड़ती है। तो तुम्हारे हिसाब से मैं सिर्फ बातें करती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। टाइलर तुरंत जवाब देता है। आप अलग हो, लेकिन इस बार आप मॉम के लिए कुछ नहीं लाई। उन्हें थोड़ा सैड तो फील हुआ होगा। सेरेना आंखें घुमाती है और डायना की तरफ मुड़ती है। मॉम, मैं कुछ नहीं लाई, लेकिन आज आपके लिए खुद खाना बनाऊंगी। क्या खाना है? मैं स्टाफ से इंग्रेडिएंट्स मंगवा देती हूँ। कुछ भी चलेगा। डायना अपने दोनों बच्चों को ऐसे हंसते झगड़ते देखती है और खुद को सालों यंगर महसूस करती है। टाइलर को फिश पसंद है। फिश बना देना। बेस्ट मॉम एवर। टाइलर फिर से डायना की आर्म्स में घुस जाता है। उस वार्म फैमिली मूवमेंट को देखकर सेरेना के अंदर का तनाव थोड़ा कम होता है। उसे लगा था घर लौटते ही उनका सामना उस सो कॉल्ड नए भाई से होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं था। और अगर वो होता तो टाइलर अभी इतना खुश नहीं होता। बेटर होगा वो हमेशा के लिए गायब ही रहे। सेरेना तो उसे बड़ी रकम देकर हमेशा के लिए दूर भेजने को भी तैयार थी, लेकिन उसे पता था उनके पेरेंट्स कभी एग्री नहीं करेंगे। दूसरी तरफ फैमिली अफेक्शन में डूबा टाइलर अब अपना पुराना इरिटेशन लगभग भूल चुका था। तभी लिली अपनी नई बैग के साथ घर में एंटर करती है। उसका मूड क्लियरली ग्लोइंग था। वो अनबिलीवेबल है। टाइलर इतना हैंडसम, अगर तुम मुझसे मिलोगी ना तो इंस्टेंटली पसंद करोगी। वो ऑलमोस्ट एक्साइटेड होकर बोलती जा रही थी। और अगर तुम दोनों क्लोज हो गए तो मेरी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगी। प्लीज, मुझे वो सच में बहुत पसंद है। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। स्कूल में लिली बॉयफ्रेंड्स ऐसे बदलती थी जैसे कोई पेजेस फ्लिप कर रहा हो, और उन सब लड़कों ने कभी ना कभी टाइलर को खुश करने की कोशिश की थी ताकि लिली के करीब आ सके। लेकिन ये पहली बार था जब लिली खुद किसी को चेस कर रही थी और हेल्प मांग रही थी। टाइलर, जो हमेशा घर और स्कूल दोनों जगह अटेंशन का सेंटर रहा था, अंदर से अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसकी स्माइल थोड़ी स्टिफ हो जाती है, लेकिन वो कैजुअली जवाब देता है, ठीक है, सही टाइम पर उसे लेकर आना। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ऐसा कौन है जिसने मेरी सिस्टर को इतना क्रेजी बना दिया। लिली तुरंत चमक उठती है। थैंक यू सो मच, तुम सबसे बेस्ट हो। अब लिली पूरी प्लानिंग में लग जाती है कि वो मीटअप के लिए मुझे कन्विंस कैसे करे, लेकिन टाइमिंग डिसाइड करने से पहले ही लू फैमिली के बिजनेस पर मुसीबत टूट पड़ती है। टैक्स अथॉरिटीज अचानक कंपनी पर ऑडिट के लिए पहुंच जाते हैं। फिर एक के बाद एक लू ग्रुप के बिजनेस पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने लगते हैं। उनके नए प्रोजेक्ट्स पूरी तरह अटक जाते हैं। लगातार आने वाली इन डिजास्टर्स ने विक्टर को ऑलमोस्ट पागल कर दिया। बिजनेस वर्ल्ड में इतने साल बिताने के बाद वो अच्छी तरह समझता था कि ये क्या है, कोई जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा है। वो भारी पैसा खर्च करके अपने पुराने
पुराने कॉन्टैक्ट से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसकी डेस्परेट हालत देखकर आखिर एक आदमी थोड़ा हिंट देता है। लगता है तुमने हाल में किसी गलत इंसान को ऑफेंड किया है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। जो भी तुम्हारे पीछे पड़ा है उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। हम उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल सकते। ये सुनते ही विक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दिमाग पर जोर डालता है लेकिन समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसने किसे ऑफेंड कर दिया। टैक्स ऑडिट पहले से ही सिर पर था, ऊपर से बिजनेस पार्टनर्स पीछे हट रहे थे। लू फैमिली की हालत डेस्परेट हो चुकी थी। जिन जिन लोगों से वो मदद मांगता कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। आखिर सालों और करोड़ों खर्च करके बनाए गए उसके कॉन्टैक्ट्स में से एक आदमी उसे धीरे से वार्निंग देता है, ज्यादा पैनिक मत करो। ऊपर से कुछ वेग बातें सुनने को मिली हैं। अपेरेंटली तुमने किसी नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ गलत बिहेवियर किया है। ये सिर्फ वार्निंग है। नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट पर्सन? विक्टर ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ता है। मैं ऐसे किसी इंसान के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो ऐसे लोग जानते तक नहीं। उसे जेन्युइनली लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। उसके दिमाग में एक पल के लिए भी मेरा नाम नहीं आता। दूसरी तरफ कॉन्टैक्ट लंबी सांस छोड़ता है। कुछ दिन पहले क्या तुमने मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा पैसे देकर कोई छोटा अपार्टमेंट रेंट पर लेने की कोशिश की थी? विक्टर इंस्टिंक्टिवली बोलने वाला था, मैं क्यों कोई छोटा अपार्टमेंट रेंट करूंगा, लेकिन वर्ड्स बाहर आने से पहले ही मेमोरी बिजली की तरह उसके दिमाग में वापस आती है। वो प्रेशर टैक्टिक जो उसने मुझे फोर्स करने के लिए इस्तेमाल किया था। उसी पल उसका स्टमक ड्रॉप कर जाता है। शॉक उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है और उसके पीछे तुरंत डिसबिलीफ आता है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अब जब विक्टर कनेक्ट कर चुका था तो कॉन्टैक्ट सीधे बोल देता है, जहां तक मैंने सुना है तुम उस लड़के को किसी तरह गॉडसन बनाकर घर लाना चाहते थे। उसका बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऊपर वाले लोगों ने शुरुआत में तुम्हें पोटेंशियल स्पाई तक फ्लैग कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन हुई, तुम क्लियर हो गए, इसलिए अभी सिर्फ वार्निंग दी जा रही है। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। मेरी बात सुनो, इस बार कनेक्शंस यूज करने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। जितना पैसा देना है सब वापस करो, फाइनेंशियल लॉस खाओ और इसे लेसन समझो। और जिन बिजनेस पार्टनर्स को तुमने हर्ट किया है उनसे फॉर्मल अपॉलॉजी मैंडेटरी है। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। विक्टर वही खड़ा डायल टोन सुनता रह जाता है। शॉक और कंफ्यूजन से उसका दिमाग शून्य पड़ चुका था। वो हिल तक नहीं पा रहा था। उसने जिंदगी में एक बार भी इमेजिन नहीं किया था कि जिस बायोलॉजिकल सन को उसने वर्थलेस समझकर रिजेक्ट कर दिया वो नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट पर्सन निकल सकता है। आखिर उसने जो कुछ सुना था उसके हिसाब से तो वो लड़का बस एक ड्रॉप आउट था। ऐसा लड़का जो हाई स्कूल तक प्रॉपर्ली फिनिश ना कर पाया हो, उसे लू फैमिली का बेटा बनने का हक नहीं था। विक्टर ऐसा इंसान था जो हर चीज प्रॉफिट से मेजर करता था। जब उसे पता चला कि उसका बायोलॉजिकल सन सपोजिडली डिसअपॉइंटिंग है तो उसका पहला थॉट था मुझे अडॉप्टेड सन बनाकर घर लाना, कंफर्टेबल लाइफ देना और बस डेट सेटल मान लेना। लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना केपेबल निकलूंगा। इतनी कम उम्र में स्टेट लेवल प्रायोरिटी बन चुका हूं। उसने बस एक छोटा मूव मेरे खिलाफ किया और ऑलमोस्ट स्पाई फ्लैग हो गया। कुछ पल के लिए विक्टर के अंदर रिग्रेट उमड़ पड़ता है, लेकिन वो रिग्रेट ज्यादा देर टिकता नहीं। उसे जल्द ही प्योर प्राइड और एक्साइटमेंट निगल लेते हैं। आखिर मैं उसका फ्लैश एंड ब्लड हूँ, उसका बेटा। इस फैमिली से बाहर पलने के बावजूद मैं इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी निकला। अगर ऐसा है तो ईथन लू कभी अडॉप्टेड सन बनकर वापस नहीं आएगा, उसे ट्रू एयर बनकर लौटना होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो टाइलर का क्या होगा? दूसरी तरफ डायना पिछले कुछ दिनों से अपने हस्बैंड को टूटते हुए देख रही थी। वो क्वाइटली हर पॉसिबिलिटी सोच चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि कंपनी पर हो रहे अटैक्स का कनेक्शन उस बायोलॉजिकल सन से हो सकता है जिसे उसने सालों पहले खो दिया है। जब विक्टर उसे पूरी सच्चाई बताता है तो पहले उसे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही विक्टर कहता है कि मैं उसे ट्रू एयर बनाकर वापस लाना चाहता हूँ, डायना फाइनली रियलिटी में लौटती है। टाइलर बचपन से हमारे साथ है। अगर उसे पता चला कि वो हमारा बायोलॉजिकल सन नहीं है तो वो टूट जाएगा। उसकी आवाज भारी हो जाती है। हाँ, ईथन इंप्रेसिव है, लेकिन क्या हम टाइलर की फीलिंग्स को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं? सेंटिमेंटैलिटी। विक्टर कोल्ड लाफ करता है। टाइलर के लिए उसका प्यार असली था, लेकिन हमेशा बाकी चीजों के साथ मिक्स्ड रहा। उतना प्योर कभी नहीं जितना फैमिली के बाकी लोगों का था। वो डायना की तरफ देखकर स्कॉफ करता है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारा ये बेटा कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? उसकी आवाज भारी हो जाती है। उसने बेयरली फिंगर उठाई और लू फैमिली ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई। अगर हम उसकी ट्रू आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश करें तो ये मत सोचो कि वो हमारे साथ वापस आएगा या नहीं। ऊपर वाले लोग खुद हमें उसे मिसट्रीट करने नहीं देंगे। विक्टर की आंखें ठंडी हो जाती हैं और वो सो कॉल्ड लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर वाली स्टोरी कभी एग्जिस्ट ही नहीं की थी। क्या तुम्हें लगता है ऊपर वाले लोगों से ये सब छिपा हुआ है? डायना अपने हस्बैंड को शेकन होकर देखती है। क्या वो सच में इतना पावरफुल है? फिर वो टाइनी 1 बेडरूम अपार्टमेंट में क्यों रह रहा था? और उसके हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट्स तो कहते थे कि वो ड्रॉप आउट है। उन बच्चों को क्या पता? विक्टर पहले ही इस बारे में सोच चुका था। अगर स्टेट उसे इतना वैल्यू करती है तो वो जिस चीज पर काम कर रहा है वो डेफिनेटली क्लासिफाइड होगी। स्टेट ने उसे क्वाइटली स्कूल से हटा दिया होगा और जिन्हें असली ट्रुथ नहीं पता वो नेचुरली यही सोचेंगे कि उसने ड्रॉप आउट कर दिया। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, शायद टीचर्स तक को असली बात नहीं पता। विक्टर गहरी सांस लेता है। उसका खून एक्साइटमेंट से गर्म हो चुका था। वो हमारा बायोलॉजिकल सन है। अगर हम उसे वापस ले आएं तो लू फैमिली उसके साथ ऊपर उठेगी। हम सबको फायदा होगा। विक्टर को इतना वर्कडअप देखकर डायना समझ जाती है कि उसका फैसला हो चुका है। उसकी ब्राउज टाइटली सिकुड़ जाती हैं। तो टाइलर का क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते। विक्टर कोल्ड टोन में जवाब देता है। उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा रुकता है। और ऑनेस्टली हम उससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे। उसने इतने साल हमारे बेटे की जिंदगी लग्जरी और
और प्रिविलेज में बिताई है। अगर सच में किसी ने सफर किया है तो वो ईथन है। विक्टर डायना के शोल्डर पर हाथ रखता है। जाओ, लड़के को जो पसंद हो वो तैयार करवाओ, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा और ये मैटर खत्म करूंगा। इतनी जल्दी? डायना के अंदर मेरे लिए पहले से ही रेजिस्टेंस था और उससे भी ज्यादा डर उसे टाइलर के लिए लग रहा था। लेकिन टाइलर का क्या? वो परेशान होकर विक्टर की स्लीव पकड़ लेती है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों ट्विंस हैं? उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आती है। देखो, वो दोनों दिखते अलग हैं लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं ना। जितना वो सोचती है उतना ही उसे आइडिया पॉसिबल लगने लगता है। इस तरह ईथन ट्रू एयर बनकर वापस आ सकता है और टाइलर को भी रिप्लेस होने जैसा फील नहीं होगा। टाइलर इतना काइंड हार्टेड है कि वो ईथन का खुद ख्याल रखेगा। अगर शुरुआत में उन्होंने मुझे डिसीव करने की कोशिश ना की होती तो शायद ट्विन स्टोरी काम भी कर जाती, लेकिन अब सब कुछ एक्सप्लोर हो चुका था। अगर अब वो लोग ट्विंस वाली कहानी बनाते तो मैं कभी बिलीव नहीं करता। विक्टर सिर्फ एक मुलाकात में समझ चुका था कि मैं आसानी से फूल होने वाला इंसान नहीं हूँ। ऊपर से स्टेट बैकिंग अलग। दूसरी तरफ टाइलर बैरली कुछ दिन पहले ही घर लौटा था और अब ये खबर उसके ऊपर बिजली की तरह गिरती है। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज टूट जाती है। मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे झूठ बोल रही हो ना? विक्टर के इंसिस्ट करने पर डायना आखिर उसे सब सच बता देती है। टाइलर मानने से इनकार कर देता है, लेकिन डायना का एक्सप्रेशन पूरी तरह सीरियस था। कांपते हाथों से वो उसके सामने पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट रख देती है। उसी पल टाइलर अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। सिर से लेकर पैरों तक ठंड फैल जाती है। डायना कितनी भी कोशिश करे, टाइलर कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अपने सबसे प्यारे बेटे को इस हालत में देखकर डायना खुद भी टूट जाती है। माँ और बेटा एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं और तभी लिली और सिरीना उन्हें इस हालत में देख लेते हैं। जब दोनों सिस्टर्स को पता चलता है कि डायना ने टाइलर को सच बता दिया है तो वो भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। दोनों ऑलमोस्ट डिमांड करती हैं कि ऐसा क्यों किया गया। शुरुआत से तो यही तय हुआ था कि मुझे सिर्फ अडॉप्टेड सन बनाकर लाया जाएगा। डायना खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो रोते रोते अपनी बेटियों को रीजन समझाती है। वो मेरे रूड बिहेवियर वाले हिस्से को बढ़ा चढ़ा कर बताती है और विक्टर ने जो किया उसे ऑलमोस्ट ग्लॉस ओवर कर देती है। उसकी कहानी में मैं ऐसा इंसान बनकर निकलता हूँ जिसके पास टैलेंट तो है लेकिन मैनर्स और डिसेंसी बिल्कुल नहीं। सिरीना गुस्से से भर उठती है, लेकिन लिली सब सुनते हुए महसूस करती है कि कुछ गलत है। पूरा मामला बहुत ज्यादा कोइंसिडेंटल लग रहा था। अगर उसका असली भाई बस कोई लो लेवल ड्रॉप आउट होता तो ठीक था, लेकिन नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसा इंसान जिसे स्टेट खुद प्रोटेक्ट करती हो, कोई जिसे हाल में एक रिच फैमिली अप्रोच करे और फिर फोर्स करके मूव करवाया जाए, ये सब इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? किसी अननेम्ड इंस्टिंक्ट से ड्रिवन होकर लिली अचानक बोल पड़ती है, मॉम, उसका नाम क्या है? डायना आंसू पोंछते हुए जवाब देती है, ईथन, लू। और उसी पल एक और दिल पर रैकिंग बॉल गिरती है। लिली का चेहरा इंस्टेंटली सफेद पड़ जाता है। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार लैब में बंद था, बैक टू बैक ऑल नाइटर्स, इतनी हद तक कि मेरा शरीर फ्यूम्स पर चल रहा था। ईथन, तुम्हारे फैमिली से कोई आया है? मैं कई दिनों से लैब से बाहर नहीं निकला था। डॉक्टर जैंग और बाकी सीनियर रिसर्चर्स पूरे समय मेरे साथ लगे हुए थे, लेकिन उम्र आखिर उम्र होती है। उनकी स्टैमिना की लिमिट थी। वो मेरे पेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। कई दिन बिना सोए काम करने के बाद जब उनका लिमिट क्रॉस हो जाता तो वो कुछ घंटों के लिए रेस्ट रूम जाकर आराम करते। वो लोग मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं स्पेशल पाउच रिसर्च को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना चाहता हूँ, किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए कि मैं वॉरलॉक की फाइनल शार्ड हासिल कर सकूं और वो सब क्लेम कर सकूं जो वॉरलॉक पीछे छोड़ गया था। डॉक्टर जैंग और बाकी लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मैं असल में क्या चाहता हूँ। उन्हें लगता है मैं बस फायर्ड अप हूँ। लू फैमिली वाली सिचुएशन के बाद वो लोग मेरी तरफ से इक्वली एंग्री और एंग्शियस हैं। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लू फैमिली यहाँ आई है, वो तुरंत भागते हुए मुझे बताने आते हैं, जाकर मुंह पर पानी मारो और उनसे मिलाओ, डेफिनेटली अपॉलॉजी देने आए होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं स्पेशल पाउच रिसर्च में इतना डूबा हुआ था कि लगभग भूल ही गया था कि लू फैमिली जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। तो वो लोग आ ही गए। मैं हल्का इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। मतलब मेरी छोटी रिपोर्ट सच में काम कर गई। मैं दोनों हाथों से अपना चेहरा जोर से रगड़ता हूँ। कहाँ है वो? स्कूल गेट पर वेट कर रहे हैं, ढेर सारे गिफ्ट पैक्स लेकर आए हैं, क्लियरली अपॉलॉजी रन है। डॉक्टर जैंग कोल्ड लाफ करते हैं, लू फैमिली कुछ भी नहीं है। अगर ईथन को कुछ हो जाता तो 10 लू फैमिलीज मिलकर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकती थी। ठीक है, मैं शांत होकर जवाब देता हूँ, मैं ये काम रैप अप कर लूं फिर चलता हूँ। वॉरलॉक की लेगेसी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इस मोमेंट के लिए भी मैं काफी लंबे समय से ग्राउंड वर्क बिछा रहा था। सच कहूँ तो मुझे जेन्युइनली एक्साइटमेंट हो रही थी ये देखने की कि आज वो लोग कैसे प्ले करेंगे। दूसरी तरफ लू फैमिली आज पूरी ताकत के साथ आई थी। फैमिली का हर मेंबर जो सिटी में मौजूद था यहाँ था। टाइलर भी आया था, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। पूरी फैमिली ने उसे घर पर आराम करने को कहा था, लेकिन रोने धोने के बाद टाइलर ने सिर्फ इतना कहा, इस पूरी सिचुएशन में सबसे इनोसेंट इंसान ईथन है। इतने साल मैंने उसकी जिंदगी लग्जरी में जी है, ये अपॉलॉजी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइलर की डिसेंसी ने डायना और सेरेना दोनों को डीपली मूव किया और उसी के साथ मेरे लिए उनका रिसेंटमेंट और भी बढ़ गया। जहां तक लिली की बात थी, उसके अंदर सिर्फ ड्रेड और ह्यूमिलिएशन बाकी था। कुछ और महसूस करने की जगह ही नहीं थी। कोइंसिडेंसेस अब इतने परफेक्ट हो चुके थे कि वो खुद डरने लगी थी, और सबसे ज्यादा डर उसे इस बात से लग रहा था कि उसका असली भाई भी चिंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आखिरी उम्मीद पकड़कर वो भी विक्टर और बाकी लोगों के साथ यहाँ आई थी, ब्लेजिंग सन के नीचे खड़ी होकर अपने असली भाई का इंतजार करते हुए। और जैसे ही वो फेमिलियर फिगर बाहर निकलता है, एक पल के लिए उसे सच में लगता है कि
कि काश वो यहीं गायब हो जाए। मुझसे मिलना था? मैं काम वॉइस में पूछता हूँ। क्या बात है? मैं सीधे लैब से आया था, बस मुंह पर पानी मारा था, कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं समझी। दुश्मनों के सामने जितना इनडिफरेंट दिखो उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। मैं लू फैमिली की तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता हूँ। कहीं फिर से मुझे अपना बेटा बनाने के लिए प्रेशर डालने तो नहीं आए। आज लू फैमिली पूरी तरह ड्रेस्ड अप थी। साफ दिख रहा था कि उन्होंने इस अपॉलॉजी को सीरियसली लिया है। गेट की भीड़ में उनकी तरफ नजर जाते ही मैं सबको तुरंत पहचान लेता और नेचुरली लिली को भी। वो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। मैं हल्का सा आईज नैरो करता हूँ, लेकिन चेहरा एक्सप्रेशनलेस रखकर नजर दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। मेरी नजर टाइलर पर पड़ती है। उसका फेस पेल था, उसकी स्माइल पेनफुली फोर्स लग रही थी। डायना की आंखों में साफ डिस्प्लेजर था। सेरीना की नजरों में प्योर हॉस्टिलिटी। सिर्फ विक्टर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एम्बिशन और बेयरली हिडन प्राइड साफ चमक रहे थे। एक्सक्यूज मी, विक्टर कुछ बोलते पहले ही सेरीना भड़क उठती है। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? बड़े? मैं आईब्रो उठाता हूँ और धीरे धीरे अपनी नजर विक्टर पर टिकाता हूँ। मतलब वो लोग जो अचानक कहीं से आकर मुझे अपना बेटा क्लेम करना चाहते हैं, और जब मैंने मना किया तो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं। सेरीना की ब्राउज इंस्टेंटली नीचे गिरती हैं। तुमने अभी क्या कहा? बस। विक्टर तुरंत उसे काट देता है। मैंने आने से पहले क्या कहा था? सेरीना चुप हो जाती है। विक्टर मुझे अपनी प्रैक्टिस स्माइल देता है। तुम ईथन हो, राइट? पिछली बार मैंने चीजें बैडली हैंडल की थी, इसलिए आज खास तौर पर अपॉलॉजी देने आया हूँ। वो आंखों से डायना को सिग्नल देता है। डायना तुरंत आगे बढ़ती है, हाथ में गिफ्ट बैग लिए। वो जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करती है। ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज रख लो। जरूरत नहीं। मेरा रिफ्यूजल बिल्कुल साफ और इमीडिएट था। वैसे भी उस अपार्टमेंट को मार्केट रेट से 4 गुना देकर रेंट कराने वाली ट्रिक का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं कामली जोड़ता हूँ। स्कूल ने मुझे विला दे दिया। वो अपार्टमेंट तो बस ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी कभी चला जाता हूँ, इसलिए अपॉलॉजी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्टर तुरंत बोलता है, गलती शुरू से मेरी थी। मेरा ओरिजिनल इंटेंशन तुम्हारे लिए जगह खरीदने का था, लेकिन उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझे इरिटेट कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा स्केयर करने की कोशिश की। वो हल्की हंसी हंसने की कोशिश करता है। मेरी उम्र का आदमी एक यंग लड़के से इतना वर्कअप हो जाए, ये पूरी तरह मेरी गलती है। विक्टर ने यहाँ आने से पहले हर शब्द रिहर्स किया था। उसकी बातें इतनी पॉलिश थी कि फेक लग रही थी। मैं हिलता तक नहीं, ब्लिंक भी नहीं करता, बस उसे परफॉर्म करते हुए देखता रहता हूँ। ये देखकर विक्टर की मोमेंटम टूटने लगती है। वो थोड़ा रुकता है। एक्चुअली आज मैं सिर्फ अपॉलॉजी देने नहीं आया, कुछ बात भी करनी थी। वो स्माइल मेंटेन करने की कोशिश करता है। मैंने एनियन रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व किया है, वैसे भी लंच टाइम होने वाला है, क्यों ना खाना खाते हुए बात करें? जरूरत नहीं है, मैं बिना हेजिटेशन के मना कर देता हूँ। जो कहना है यही कहो। जैसे ही मैंने टाइलर को उनके साथ आते देखा था, उसी पल समझ गया था कि आज विक्टर क्या चाहता है। उसने देख लिया था कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अब वो मुझे अडॉप्टेड सन नहीं, रियल सन बनाकर वापस ले जाना चाहता था। मैं बस सोच रहा था टाइलर अंदर से कैसा फील कर रहा होगा। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो रो चुका है, और ऑनेस्टली ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर उसका एक ट्रेस तक नहीं था। विक्टर क्लियरली मेंटली प्रिपेयर होकर आया था, इसलिए वो गुस्सा नहीं करता, बस स्माइल बनाए रखता है। चलो ना, खाना खाते हैं। एनियन ज्यादा दूर भी नहीं। नो, मैं उसे बीच में ही काट देता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, इसके बाद भी काम है। बस लंच ही तो है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं उसकी आंखों में देखकर फ्लैट वॉइस में बोलता हूँ, मुझे आपके साथ खाना नहीं खाना। बार बार रिजेक्ट होने के बाद चाहे विक्टर कितना भी प्रिपेयर होकर आया हो, असर पड़ना शुरू हो चुका था। उसकी स्माइल हल्की टूटी है। वो गहरी सांस लेकर कुछ बोलने ही वाला था कि सेरीना बीच में फट पड़ती है। ये सिर्फ एक मील है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसकी आवाज ऊंची हो जाती है। तुमने सच में कह दिया कि तुम हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहते? खुद को समझते क्या हो? वो बिजी स्कूल गेट पर फुल वॉल्यूम में चिल्लाती है। तुरंत आसपास के लोग मुड़कर देखने लगते हैं। मैं काम एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल स्टेडी थी, लेकिन मेरे पास इतना राइट जरूर है कि मैं डिसाइड कर सकूं किसके साथ खाना खाना है और किसके साथ नहीं। इतना कहकर मैं मुड़ जाता हूँ और बिना पीछे देखे चल देता हूँ। लू फैमिली को रिप्लाई करने का मौका तक नहीं देता। कुछ ही सेकंड में भीड़ के अंदर गायब हो जाता हूँ। पीछे सेरीना गुस्से से जल रही थी। विक्टर भी इक्वली फ्यूरियस था, लेकिन चारों तरफ लोग थे। ये सीन क्रिएट करने की जगह नहीं थी। वो मुश्किल से अपना रीच दबाता है और सेरीना पर विशियस ग्लेयर डालता है। कई दिनों तक लगातार लैब में बंद रहने के बाद मैं सच में एग्जॉस्टेड था, इसलिए सीधे डॉम की तरफ लौटने लगता हूँ। रास्ते में अचानक मेरी मुलाकात क्लोई गू से हो जाती है। जिस रात लिली ने उसे ड्रिंकिंग में हरा दिया था, उसके बाद से वो मेरे सामने दिखना ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। लेकिन अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे और वो फिर सामने थी, उतनी ही बोल्ड जितनी हमेशा। वो वार्म स्माइल देती है। क्या कोइंसिडेंस है? मैं कैजुअली उसकी तरफ देखता हूँ। ये मेरे डॉम वापस जाने का रास्ता है। क्लोई बिना शर्माए मुस्कुरा देती है। मुझे पता है, मैं जानबूझकर यहाँ आई हूँ। क्लोई हमेशा ऐसी ही थी। वो मेरे आसपास घूमती रहती, हर बात हर मूव में हिडन सजेशन होता, लेकिन कभी सीधे कन्फेस नहीं करती। वो अनोइंग थी, लेकिन क्योंकि वो बाकी गर्ल्स को भी मुझसे दूर रखती थी, इसलिए मैं उसके साथ अननेसेसरीली हार्श नहीं होता था। इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फ्लैट टोन में बोलता हूँ। भूख नहीं है, रेस्ट करना है, क्लीन, डायरेक्ट। मैं उसके पास से निकलकर आगे बढ़ जाता हूँ। पीछे क्लोई का एक्सप्रेशन धीरे धीरे गिर जाता है। उसकी मुट्ठी धीरे से बंद हो जाती है। दूसरी तरफ विक्टर पूरी फैमिली को ब्लैक फ्यूरी में घर वापस लेकर आता है। घर पहुंचते ही वो कई वासेस तोड़ देता है और सीधे सेरीना पर भट पड़ता है। क्या मैंने तुम्हें चुप रहने को नहीं कहा था? उसकी आवाज पूरे विला में गूंज रही थी। तुम्हें लगता है बायोलॉजिकल सिस्टर होने से तुम कुछ बन जाती हो? उसकी आंखों में रेज साफ था। मैंने साफ कहा था कि वो ऐसा इंसान है जिसे स्टेट खुद वैल्यू करती है, और तुम क्या हो? वो और जोर से गरजता है। इतने लोगों के सामने तुम उस पर चिल्लाई भी? विक्टर
का गुस्सा पूरे घर को हिला रहा था। टाइलर और लिली साइड में खड़े थे, सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। डायना कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन सच में अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। बस विक्टर तुरंत उसे काट देता है। रिस्पेक्ट नहीं करता अपने एल्डर्स की? विक्टर ठंडी हंसी हंसता है। कौन से एल्डर्स? उसकी नजर सीधी डायना पर टिक जाती है। हाँ, तुम उसकी बायोलॉजिकल मदर हो, लेकिन क्या तुमने उसकी जिंदगी का एक भी दिन उसे रेस किया? उसकी आवाज और भारी हो जाती है। जिस पल तुम्हें पता चला वो कौन है, उसी पल उसे घर वापस ले आना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें किसी और की फीलिंग्स बचानी थी, इसीलिए तुम उसे अडॉप्टेड सन बनाकर क्वाइटली वापस लाना चाहती थी। और अब देखो, हम पूरी तरह कॉर्नर में फंस चुके हैं। विक्टर पूरा ब्लेम डायना पर डाल रहा था। सच ये था कि अडॉप्टेड सन वाला आइडिया सबसे पहले डायना ने ही दिया था। वो चाहती थी कि मुझे क्वाइटली उसी आइडेंटिटी के नीचे घर लाया जाए, लेकिन अगर विक्टर अग्री ना करता तो कोई हिम्मत भी नहीं करता उस प्लान पर आगे बढ़ने की। उस समय फैमिली के हर मेंबर को यही लगता था कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट ट्रू एयर कहलाने लायक नहीं है। ऊपर से इससे फैमिली की इमेज भी खराब होती, और सबसे बड़ी बात, इतने सालों से टाइलर के आसपास केयरफुली बिल्ड की गई परफेक्ट इमेज पर सीधा असर पड़ता। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मेरा असली बैकग्राउंड वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा विक्टर ने सोचा था। मैं उसके किसी भी बच्चे से कई गुना ज्यादा अकम्प्लिश निकला, और इसमें कोई डाउट नहीं था कि अगर कुछ साल और मिले तो मैं ल्यू फैमिली को ऐसी हाइट्स तक पहुंचा सकता था जिनका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। ऑफ कोर्स ये सब तभी पॉसिबल था जब मैं वापस आऊं और उनके लिए मेरे अंदर थोड़ी गुडविल भी हो, लेकिन अभी मुझे उनके लिए कुछ फील ही नहीं होता था। ये सोचते ही विक्टर के अंदर फ्रस्ट्रेशन और बिटर हो जाती है। वो इस समय डायना का चेहरा तक नहीं देख पा रहा था। लिविंग रूम में सबको सुनाने के बाद वो गुस्से में विला से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो जाता है, टाइलर जो अब तक सिर्फ विल पावर के सहारे खुद को संभाले हुए था, आखिर टूट जाता है। उसके आंसू तेजी से गिरने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस थोड़े समय के लिए विदेश गया था, फिर सब कुछ ऐसे कैसे बिखर गया? वो अचानक किसी स्टोरी का फेक एयर कैसे बन गया? उसके फादर इतनी जल्दी उससे दूर कैसे हो गए? इतने सालों से जो प्यार उसने फील किया, क्या वो सब झूठ था? और सबसे बड़ी बात, ईथन लू को स्टेट इतना वैल्यू क्यों करती है? वो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैसे हो सकता है? टाइलर अपनी मुट्ठी कस लेता है। आज स्कूल गेट पर मेरा एटीट्यूड याद करके वो जोर से अपने होंठ काटता है ताकि रोने की आवाज बाहर ना निकले। कोई बात नहीं, वो खुद से कहता है, मैं ही वो फेक एयर हूँ जिसे बर्थ पर स्विच कर दिया गया था, तो मुझे ही चीजें सही करनी चाहिए। वो लंबी सांस लेता है। अगर ईथन लू वापस ल्यू फैमिली में आना चाहता है तो टाइलर के जाने से फर्क नहीं पड़ता। उस थॉट को पकड़कर टाइलर धीरे धीरे खुद को स्टेडी करता है। उसकी आंखों में अजीब सी फर्मनेस आ जाती है, लेकिन सेरेना, डायना या बाकी किसी को भी टाइलर की आंखों का वो लुक नजर नहीं आता, क्योंकि इस समय घर में कोई भी ठीक हालत में नहीं था, खासकर लिली। उसका ड्रीम गाय उसका ओन ब्रदर निकला था। ये शौक उसके लिए बहुत बड़ा था। पूरा ल्यू हाउस होल्ड अब पूरी तरह कियोस में डूब चुका था, और ये जानकर कि ल्यू फैमिली सफर कर रही है, मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें भेजने के बाद मैं डॉम वापस जाता हूँ और सीधे सो जाता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो लिली का मैसेज वेटिंग में होता है, क्या हम मिल सकते हैं? मैं धीरे से आईब्रो उठाता हूँ और उसका कॉन्टैक्ट डिलीट कर देता हूँ। लिली को ये ऑलमोस्ट तुरंत पता चल जाता है। उसके पहले से टूटे हुए दिल पर जैसे एक और शैडो गिर जाती है। वो पूरी तरह कोलैप्स तो नहीं होती, लेकिन ठीक भी बिल्कुल नहीं थी। लिली खुद को कमरे में बंद कर लेती है, रोने की इच्छा को रोकने की कोशिश करते हुए। तभी अचानक डोर खुलता है। सेरेना अंदर आती है, चेहरे पर तूफान जैसा एक्सप्रेशन लिए। तुम यहाँ छिपकर क्या कर रही हो? उसकी आवाज शार्प थी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है टाइलर अभी कितना अपसेट है? टाइलर को क्या हुआ? लिली कंफ्यूज होकर ऊपर देखती है और सेरेना की ब्लड शॉट आईज से नजर मिलती है। सेरेना की फिस्ट्स इतनी कस चुकी थी कि नकल सफेद हो गए थे। तुम पूछ रही हो उसे क्या हुआ? उसकी आवाज कांप जाती है। वो अभी अपने कमरे में सामान पैक कर रहा है। वो ल्यू फैमिली छोड़कर जा रहा है। लिली का चेहरा इंस्टेंटली बदल जाता है। मॉम और डैड ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि वो सब कुछ ईथन लू को वापस देना चाहता है। टाइलर, तुम क्या कर रहे हो? लिली ऑलमोस्ट पैनिक में उसके कमरे की तरफ भागती है। तुम मॉम का दिल तोड़ रहे हो। जब ये सब हुआ तब तुम बस बेबी थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। प्लीज मत जाओ, मॉम तुम्हारे बिना क्या करेंगी? लेकिन टाइलर अपना फैसला कर चुका था। विक्टर के मेरे लिए पूरी फैमिली पर टूट पड़ने के बाद टाइलर को लगने लगा था कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। शायद अगर मैं चला जाऊं तो सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। टाइलर की आवाज कांप रही थी। तब ईथन वापस लू फैमिली में आ सकेगा और डैड की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। बर्थ के समय स्विच हो जाना सच में टाइलर की गलती नहीं थी, लेकिन फायदा तो उसे ही मिला था। इतने सालों से वो किसी और की जिंदगी, किसी और के रिसोर्सेस पर जी रहा था, चाहे वो दूसरा इंसान आखिर ठीक ही क्यों ना निकला हो। टाइलर खुद को अब भी थीव जैसा फील करता था। मॉम, मैं आपसे मिलने वापस आता रहूंगा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन अभी चीजें सही करने का यही तरीका है। अगर मैं चला जाऊं तो ईथन बिना किसी बर्डन के वापस आ पाएगा और वो आप लोगों से नफरत भी नहीं करेगा। आखिर वो आपका असली बेटा है। टाइलर बोलते बोलते इतना इमोशनल हो जाता है कि उसके शब्द टूटने लगते हैं। तभी धड़ाम से डोर खुलता है और लिली और सेरेना अंदर आ जाती हैं। वो ब्लड से लू हो सकता है सेरेना, लेकिन मेरा भाई तुम हो। एग्जैक्टली, लिली ऑलमोस्ट उसी पर बोल पड़ती है। तुम मेरे भाई हो टाइलर। दोनों के चेहरे रॉ इमोशन से भरे हुए थे। टाइलर सिर झुका लेता है और भी जोर से रोने लगता है। ये देखकर दियाना तुरंत आगे बढ़ती है और उसे अपनी आर्म्स में भर लेती है। ब्लड सब कुछ नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे दिल में मेरा असली बेटा तुम हो। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? वो रोते
हुए उसके बाल सहलाती है। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी मदर के बारे में सोचो। सेरेना भी आगे बढ़ती है। मेरे लिए भी मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो तुम हो। बाकी कोई कितना भी इंप्रेसिव क्यों ना हो, मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये कहते हुए सेरेना साइड ग्लांस से लिली को वार्निंग देती है। लिली अपने होंठ दबा लेती है और लंबी भारी सांस छोड़ती है। मेरे दिल में भी उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। मेरा सिर्फ एक भाई है टाइलर, प्लीज मत जाओ। अगर तुम चले गए तो ये फैमिली टूट जाएगी। सच ये था कि टाइलर लिली के लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट था। कुछ ही देर पहले तक वो सोच रही थी कि काश ईथन को शुरू से ही ट्रू सन बनाकर घर लाया गया होता, लेकिन अब टाइलर को इस हालत में देखकर वो खुद को उसके साइड पर खड़े होने से रोक नहीं पा रही थी। अब तो वो ये भी चाहती थी कि चाहे ईथन कभी वापस ना आए, बस टाइलर यहीं रहे। आखिर ईथन अपनी जिंदगी में ऑलरेडी ठीक था और ऑनेस्टली ईथन लू कभी वापस आने के लिए ईगर भी नहीं लगा। लिली अपने अंदर उठ रही गिल्ट और अनीस को दबा देती है। तीनों को इतनी सिंसियरिटी से अपने लिए लड़ते देख टाइलर समझ नहीं पाता क्या बोले। काफी देर बाद वो मुश्किल से आवाज निकाल पाता है, लेकिन डैड चाहते हैं कि ईथन वापस आए। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। और अगर मैं यहाँ रहा तो शायद ईथन आले से मना कर देगा, फिर डैड तुम सबको ब्लेम करेंगे। इट्स ओके। लिली गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जो तब आता है जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर उससे बैक करूंगी। मैं भी जाऊंगी, डियाना तुरंत बोलती है, आंखें पूछते हुए। मैं उसे सच बताऊंगी कि वो कौन है, उससे वापस आने की भीख मांगूंगी और अगर वो फिर भी मना करे तो मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगी। उसकी आवाज टूट जाती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो टाइलर, तुम कहीं नहीं जा रहे। इवन अगर ईथन कभी वापस ना आए तब भी मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आखिरकार टाइलर पूरी तरह टूट जाता है। मदर और सन एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं और उनके बगल में खड़ी सेरेना और लिली भी आखिर राहत की लंबी सांस छोड़ती हैं। दूसरी तरफ मैं अपनी नैप से उठता हूँ और लू फैमिली को हैंडल करने के बारे में सोचने लगता हूँ। स्केड्यूल के हिसाब से उन्हें जल्दी ही दोबारा मेरे पास आना चाहिए था और इस बार फाइनली उन्हें मुझे मेरी असली आइडेंटिटी बतानी ही पड़ेगी और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। मुश्किल से एक दिन गुजरता है और लू फैमिली फिर से मेरे सामने आ खड़ी होती है। फर्क बस इतना था कि इस बार विक्टर नहीं आया। इस बार डियाना आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। आते ही वो अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलती है। वो खुद को अपनी बायोलॉजिकल मदर बताती है और कहती है कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैं उसके मुंह पर हंस पड़ता हूँ। मेरी बायोलॉजिकल मदर? मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। पिछली बार तो आपने कहा था कि मैं आपके हस्बैंड के लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर का बेटा हूँ और अब अचानक आप मेरे अपने बेटे बन गए। मेरी स्माइल में सिर्फ कंटेम्प्ट था। डियाना अपने होंठ भींच लेती है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि टाइलर आगे बढ़ जाता है। उसकी आवाज गिल्ट से भरी थी। आई एम सॉरी, वो धीरे से कहता है। उन्होंने जो कुछ कहा था वो सब मेरी वजह से था। टाइलर लंबी सांस लेता है। ये काफी लंबी कहानी है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम न हो तो क्या हम किसी कैफे में बैठ सकते हैं? उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ उठती हैं। मैं तुम्हें शुरू से आखिर तक सब बताना चाहता हूँ। क्या कहते हो? टाइलर का एक्सप्रेशन पूरी तरह अर्नेस्ट था। उसकी आंखों में सच में सैडनेस थी और कुछ ऐसा भी जो रिजॉल्व जैसा लग रहा था। मुझे ये पूरा सीन अंदर से डार्कली फनी लग रहा था। पिछली जिंदगी में जब भी टाइलर ऐसा फेस बनाता था, सेरेना और बाकी लोग बिना एक सेकंड सोचे मुझे ह्यूमिलिएट कर देते थे, मुझे नीचे गिराते, कहते मैं वर्दी नहीं हूँ। और सिर्फ सेरेना ही नहीं, डायना भी। वो हमेशा टाइलर को सबसे ऊपर रखती थी। जब भी कुछ गलत होता, फॉल्ट हमेशा किसी और का होता। लेकिन वो दूसरी जिंदगी थी। वो जिंदगी जहाँ मैं धूल जितना पावरलेस था, एक साइड कैरेक्टर की तरफ फंसा हुआ। मैं सेरेना की तरफ ग्लांस करता हूँ। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो फ्यूरियस है, लेकिन खुद को रोकने पर मजबूर। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। तुम्हें आधा घंटा देता हूँ। मैं चिन से हल्का इशारा करता हूँ। बैठो, बताओ क्या हुआ। टाइलर टेक्निकली खड़ा था, लेकिन पूरी तरह मेरे कंट्रोल में। सेरेना, डायना और लिली, तीनों को ये क्लियरली फील हो रहा था मेरे अंदर उसके लिए कितना क्वाइट कंटेम्प्ट है। तीनों की ब्राउज एक साथ सिकुड़ जाती हैं। टाइलर सब कुछ स्टेडी और ऑनेस्ट तरीके से बताने लगता है। तुम्हें अडॉप्टेड सन बनाकर वापस लाने का रीजन ये था कि पहले तुम्हें धीरे धीरे फैमिली में ईज किया जाए, फिर टाइम के साथ सच रिवील करके तुम्हारी रियल आइडेंटिटी वापस दी जाए। उसकी आवाज गिल्ट से भरी थी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी। आखिर में वो विक्टर के लिए भी बोलता है। डैड का कोई बैड इंटेंशन नहीं था। वो बस ये सोचकर परेशान थे कि तुम बाहर अकेले हो। उन्हें डर था कि कहीं तुम रास्ता ना भटक जाओ। ऑनेस्टली टाइलर इसमें जेन्युइनली अच्छा था। उसकी हर बात, हर जेस्चर सिंसियरिटी से भरी हुई लगती थी। अगर मेरी पिछली जिंदगी ने मुझे ये ना दिखाया होता कि आखिर ये सब कितना बैडली खत्म होता है, तो शायद मैं भी मूव हो जाता। वो इनोसेंस को इतनी नेचुरली कैरी करता था। डायना, सेरेना और लिली की आंखों में भरे इमोशन देखकर मैं आईब्रो उठाता हूँ। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्चुअली तुम्हारा थैंकफुल होना चाहिए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। टाइलर तुरंत बोल पड़ता है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर ब्लेम करना है तो मुझे करो। मॉम और डैड को मत ब्लेम करो। वो बस मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी आवाज भारी हो जाती है। मुझे पता है उन्होंने जो किया वो तुम्हारे साथ फेयर नहीं था। तुम उनके रियल सन हो, लेकिन मॉम और डैड भी विक्टिम हैं। उन्होंने मुझे 10 साल से ज्यादा अपने बेटी की तरह रेज किया। इतने सालों का प्यार एक रात में कैसे खत्म हो सकता है? वो नीचे देखता है। वो मुझे छोड़ भी नहीं सकते थे और तुम्हें अबैंडन भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वो लाए बोला। टाइलर के बोलते बोलते डायना फिर से रोने लगती है। उसके वर्ड्स ने सिचुएशन को ऑलमोस्ट नोबल बना दिया था। सेरेना और लिली दोनों विजिबली मूव्ड थी। वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि उन्होंने पहले मेरे लिए क्या क्या कहा था। कंट्री बम्पकिन, लो लाइफ, वर्दी नहीं, सब कुछ टाइलर की केयरफुली क्राफ्टेड स्टोरी
बोरी के नीचे दब चुका था। मैं उसे देखता हूँ। तुम जिस तरह ये सब बता रहे हो, मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ। लगभग ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे पास तुम्हें फॉरगिव करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। टाइलर विजिबली रिलैक्स करता है और उसी मोमेंट में अपना टोन बदल देता हूँ। लेकिन एक चीज अलग रखते हैं, ये कि वो लोग सच में मेरे पेरेंट्स हैं भी या नहीं। मैं टेबल पर उंगलियां हल्के से टैप करता हूँ। जिस पल उन्हें पता चला कि रॉन्ग चाइल्ड रेज हुआ है, उनका पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं था कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। उनका पहला इंस्टिंक्ट था तुम्हारी फीलिंग्स प्रोटेक्ट करना। मैं हल्का हंसता हूँ। तुम्हें ये फनी नहीं लगता? मेरी आवाज शांत थी लेकिन हर वर्ड भारी। मेरी फॉस्टर मदर तब मर गई थी जब मैं 7 साल का था। अगर मैं इनफ स्मार्ट ना होता, अगर मैंने अपने ग्रेड्स अच्छे ना रखे होते, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आज कहाँ होता? मैं सीधा टाइलर की आंखों में देखता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे तुम्हारी फैमिली का अडॉप्टेड सन बनकर नहीं आना, और उसके बदले तुम लोगों ने प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए, मुझे फोर्स करने की कोशिश की। मेरी स्माइल में कंटेम्प्ट साफ था। अब तुम उसे कंसर्न फॉर माई वेल बीइंग बनाकर प्रेजेंट कर रहे हो कि उन्हें डर था मैं रास्ता भटक जाऊंगा। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। जब पेरेंट्स को अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के फ्यूचर की चिंता होती है तो वो उसकी असली आइडेंटिटी छिपाते नहीं, उसके ऑप्शंस काटते नहीं, उसकी डिग्निटी क्रश नहीं करते, उसके विंग्स क्लिप करके उसे अपने घर सेकंड क्लास सन बनाकर नहीं रखते। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। वो पेरेंटिंग नहीं होती, वो डॉग ट्रेनिंग होती है। पहले इंसान को बार बार तोड़ो, फिर एक छोटा रिवॉर्ड फेंक दो, फिर उम्मीद करो कि सामने वाला इंसान घुटनों पर गिरकर ग्रेटिट्यूड दिखाए। अगर तुम लोग इसे किसी को छोड़ ना पाना कहते हो, तो जिस इंसान को तुम्हारे पेरेंट्स सपोजिडली छोड़ नहीं पा रहे, वो काफी पैथेटिक है। पिछली जिंदगी की मेमोरीज फिर से सरफेस पर आ जाती हैं। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। मैं टाइलर की तरफ देखता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ। तुम सच में अच्छे परफॉर्मर हो। मेरी आवाज फ्लैट ही। शायद मेरे पास करने को कुछ बेहतर नहीं था जो मैंने तुम जैसे लोगों पर आधा घंटा वेस्ट कर दिया। मैं मुड़कर चलने लगता हूँ। टाइलर के चेहरे पर पैनिक की झलक आती है। वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैं अचानक रुक जाता हूँ। फिर धीरे से पीछे मुड़कर उन्हें देखता हूँ। मेरी आंखों में क्वाइट वार्निंग थी, दोबारा मुझे ढूंढने मत आना। मेरी आवाज बेहद शांत थी, क्योंकि अगर तुम लोग फिर आए तो शायद मुझे डॉक्टर जैंग से दोबारा बात करनी पड़ेगी। मैं हल्का पॉज लेता हूँ, और अगली बार मैं इतना ईजी नहीं रहूंगा। मैं वो लाइन हवा में पत्थर की तरह छोड़ देता हूँ और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता हूँ। मुझे जाते हुए देखकर टाइलर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने ऐसा कैसे कह दिया? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सच में सिंसियर था। मैं जेन्युइनली उसे उसकी हर चीज वापस देना चाहता था। वो डायना और बाकी लोगों की तरफ देखता है। मेरी हर बात दिल से थी। मॉम, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लिली का एक्सप्रेशन ब्लैंक था। डायना अपनी डिसअपॉइंटमेंट छिपा नहीं पा रही थी, और सेरीना, वो उस दिशा में घूर रही थी जहां मैं गया था, आंखों में कुछ विशेष चमकता हुआ। नहीं, उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो पेटी है और अनग्रेटफुल भी। सेरीना के होंठ तिरछे हो जाते हैं। सो व्हाट अगर वो ब्रिलियंट है? अगर उसके मेंटर को पता चले कि वो असल में कैसी इंसान है, तो क्या वो अब भी उसके लिए खड़े रहेंगे? उसकी आंखों में डेंजरस चमक उभरती है। वो कह रही थी हमने उसकी डिग्निटी क्रश की, उसके विंग्स क्लिप किए। सेरीना धीरे धीरे अपनी फिस्ट बंद करती है। तो मैं पर्सनली उसके सामने की हर राह काट दूंगी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं उसे इस फैमिली में रेंगते हुए वापस आने पर मजबूर कर दूंगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सेरीना ऑलरेडी मेरे खिलाफ मूव करने की सोच रही है, और ऑनेस्टली अगर पता भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी करंट रिसोर्सेज और स्टैंडिंग के साथ लू फैमिली जैसी फैमिली को क्रश करना मेरे लिए ट्रिवियल था। मैं उन्हें बार बार सिर्फ इसलिए आने दे रहा था क्योंकि उन्हें स्ट्रगल करते देखना एंटरटेनिंग था। पिछली जिंदगी में मैं बहुत लंबे समय तक हेल्पलेसनेस में डूबा रहा था। अब उनकी बारी थी। मैं चाहता था वो अपनी हर प्यारी चीज को धीरे धीरे टूटते हुए देखें, रेत की तरह उंगलियों से फिसलते हुए, जब तक कुछ भी बाकी न बचे। सेरीना और टाइलर के अभी वाले एक्सप्रेशंस याद करके मेरा मूड काफी अच्छा हो जाता है। मैं फोन निकालकर मार्कस को कॉल करता हूँ। मार्कस, फ्री हो? मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। जियानी रोड वाली प्रॉपर्टी, इस वीक लैब क्लियर है। दूसरी तरफ मार्कस तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। ऑफ कोर्स, तेरी पहली प्रॉपर्टी है भाई, देखना तो बनता है। टाइम फिक्स करते हुए मेरी आंखों में हल्की वार्मथ आ जाती है। दूसरी तरफ जब डायना अपने तीनों बच्चों को लेकर मुझसे मिलने आई थी, उसने विक्टर को नहीं बताया था। उसे डर था कि अगर बात खराब हो गई तो विक्टर फ्यूरियस हो जाएगा। अब पीछे मुड़कर देखे तो शायद वही सही डिसीजन था। ऊपर सूरज तेज जल रहा था, लेकिन डायना का दिल बर्फ जैसा ठंडा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा बेटा कैसे पैदा किया। सब कुछ इतनी क्लियरली समझाने के बाद भी मैंने जरा सी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई। आखिर मैं उसकी मदर हूँ। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। चाहे मैंने उसे रेज ना किया हो, लेकिन बच्चे को जन्म देने का दर्द जिंदगी भर साथ रहता है। लिली, सबको घर ले जाओ, डायना थकी हुई आवाज में बोलती है। मुझे अभी कुछ काम है। तभी सेरीना की आवाज सुनाई देती है। डायना ऊपर देखती है और उसकी बेटी की आंखों में कुछ कोल्ड और शार्प चमकता हुआ पकड़ लेती है। उसका दिल अचानक कस जाता है। तुम क्या करने वाली हो? डायना अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानती थी। सेरीना बिल्कुल वैसी ग्रेसफुल और पॉलिश्ड लड़की नहीं थी जैसी दुनिया उसे समझती थी। असल में वो नेचर से ही कोल्ड थी। न लॉ की ज्यादा परवाह थी, न ह्यूमन लाइफ की। जब वो 15 साल की थी तब टाइलर का एक लड़की से झगड़ा हुआ था। उस लड़की ने गलती से टाइलर को धक्का दिया था और उसका सिर वॉल से टकरा गया था। ज्यादा समय भी नहीं बीता था कि वही लड़की स्कूल में गिर गई और उसकी दोनों टांगे बुरी तरह टूट गईं। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहेगी, और वो इंसिडेंट कोई अकेली घटना नहीं थी। सेरीना कई बार ऐसी चीजें कर चुकी थी। आखिर जब विक्टर को सच्चाई पता चली तब जाकर उसने प्रैक्टिकली उसे पीट कर रोका था। तब जाकर सेरीना थोड़ा पीछे हटी थी। लेकिन एक बार मार देने से भेड़िया मेमना नहीं बन जाता, उससे बस उसकी भूख और गहरी हो जाती है। सेरीना हल्का मुस्कुराती है। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। डोंट वरी मॉम। सेरीना ने पहले जो कुछ किया था उसकी जानकारी पूरे लू फैमिली को थी। टाइलर को छोड़कर लिली तक
तक सब जानती थी। लिली की ब्रॉस कस जाती है। कुछ रेकलेस मत करना, वो अभी भी तुम्हारा ब्रदर। सेरीना उसे बीच में ही काट देती है। वो लिली की तरफ इजी स्माइल से देखती है। तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लिली के दिल में सबसे ज्यादा जगह टाइलर की थी, लेकिन मेरे लिए भी वहाँ एक रियल प्लेस बन चुकी थी। वो ना टाइलर को खोना चाहती थी, न मुझे हर्ट होते देखना चाहती थी। लिली टाइलर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन और लॉस था। फिर वो सेरीना का हाथ पकड़कर उसे साइड में खींच लेती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। वो नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ किया तो बाकी सब भूल जाओ। स्टेट खुद तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। सेरीना छोटा सा सूखा लाफ करती है। तुम्हें सुनकर लग रहा है जैसे तुम उस अनग्रेटफुल आदमी को पर्सनली जानती हो। उसकी आंखें हल्की सी कुड़ती हैं। फनी थिंग ये है कि उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं लगती। लिली का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सावर हो जाता है। जो कहना था कह दिया। वो ठंडी सांस छोड़ती है। अपना ध्यान रखना, बाद में सब एक्सप्लोड हो जाए तो रोते हुए मत आना। सेरीना उसे हल्का धक्का देकर हटाती है। फिर टाइलर और डायना को छोटा वेव करके वहां से चली जाती है। लिली उसे जाते हुए देखती रहती है। उसका दिमाग पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाओं में उलझा हुआ था। उसकी ब्रॉज और ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। तभी पीछे से टाइलर की आवाज आती है। लिली, सेरीना तुमसे क्या कह रही थी? लिली मुड़ती है और टाइलर की साफ इनोसेंट आंखों से नजर मिलाती है। कुछ खास नहीं। वो नॉर्मल टोन बनाने की कोशिश करती है। वो बस स्टेट वैल्यूड पर्सन है। इवन अगर सेरीना कुछ करने की कोशिश करे तो शायद वो ज्यादा आगे नहीं जाएगी। वो लंबी सांस लेती है। ऑनेस्टली ईथन थोड़ा ज्यादा ही कर रहा है लेटली। अगर मैं उसे पहले से ना जानती होती तो शायद मैं भी उसे उसकी जगह दिखाना चाहती। इतना कहकर लिली सबको घर ले जाने की बात करती है और अपने अंदर उठती गिल्ट और अनीस को जितना हो सके दबा देती है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट 100 स्क्वायर मीटर से भी बड़ा था। 3 बेडरूम्स, एक लिविंग एरिया और 2 बाथरूम्स। मार्कस ने एक सेकेंडरी बेडरूम को वॉक इन क्लोजेट बना दिया था और दूसरे को स्टडी रूम। लेआउट मुझे परफेक्टली सूट करता था। मैं मार्कस को लंच खिलाता हूँ और पूरी रेनोवेशन उसी के हवाले कर देता हूँ। दोपहर में मैं बॉक्सिंग जिम चला जाता हूँ। जब बाहर निकलता हूँ तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं जल्दी से कुछ खाकर कैंपस वापस लौटता हूँ और वहाँ क्लोए को खड़ा पाता हूँ, जैसे वो गई ही ना हो। वो पूरी व्हाइट ड्रेस में थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे ऑलमोस्ट ग्लो कर रही थी। अभी लौटे? मेरा मूड आज सरप्राइजिंगली ठीक था, इसलिए मैं हल्का नॉड कर देता हूँ। हाँ, कुछ खाना? ऑलरेडी। वो हल्का पॉज लेती है। लेट नाइट स्नैक्स खाने चलोगे? नो थैंक्स। वो एग्जैक्टली इसी आंसर की उम्मीद कर रही थी। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट तक नहीं आका। कुछ सेकंड्स बाद वो फिर बोलती है, तो कम से कम मैं तुम्हें डॉम तक वॉक कर देती हूँ। जरूरत नहीं। मैं दूसरी बार भी उसे रिजेक्ट कर देता हूँ। मेरी ब्रॉज ऑलरेडी फरो हो चुकी थी। कोई भी इंसान बेसिक अवेयरनेस के साथ समझ जाता कि मैं कॉन्वर्सेशन खत्म कर चुका हूँ। क्लोए भी समझती थी, लेकिन जाने के बजाय वो अचानक एक अजीब बात बोल देती है। लेटली किसी ट्रबल में फंसे हो क्या? मैं हल्का सिर टेढ़ा करता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। मतलब आज कोई तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। कैंपस के बाहर के लोग लग रहे थे और ऑनेस्टली उनकी वाइब अच्छी नहीं थी। वो मुझे गौर से देखती है। थोड़ा केयरफुल रहना, अगर कहीं बाहर जाओ तो मुझे साथ ले जा सकते हो। उन्होंने क्या पूछा? मेरी अटेंशन इंस्टेंटली शार्प हो जाती है। पिछली जिंदगी में मैं लू फैमिली के साथ काफी समय रहा था, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। डायना का टाइलर के लिए फेवरेटिज्म हड्डियों तक बैठा हुआ था। विक्टर हर चीज से ऊपर प्रॉफिट को रखता था और लिली वो अंदर तक सेल्फिश थी। सेरीना एक वाइपर थी जो हमेशा शैडोज से वार करना पसंद करती थी। ये सब याद आते ही मेरी मुट्ठी कस जाती है, फिर धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। लेकिन ये वो जिंदगी नहीं थी। इस बार मेरे खिलाफ मूव करने वाली सिर्फ सेरीना हो सकती थी। लिली, उसे जीतने के लिए मैंने जानबूझकर जो कुछ किया था उसका असर हुआ था। उसके अंदर मेरे लिए जेन्युइनली फीलिंग्स थी। हाँ, वो फीलिंग्स टाइलर की जगह नहीं ले सकती थी, लेकिन इस बार उसका चुप रहना ही काफी था। इसका मतलब मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लिली सच में मेरी परवाह करती थी, इसलिए चाहे वो पीछे हटकर सब देखे, लेकिन मेरे खिलाफ खुद कभी मूव नहीं करेगी। ऐसा करने की कैपेबिलिटी सिर्फ सेरीना में थी, अपने वाइपर इंस्टिंक्ट्स के साथ। अब बस एक सवाल बचता था, वो कौन सा तरीका यूज करेगी। गिवन कि मैं नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, ऑनेस्टली मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही थी ये देखने की कि वो आखिर ट्राई क्या करेगी। मेरी आंखें हल्की सिकुड़ती हैं और उसी पल ल्यू फैमिली से बदला लेने का एक नया प्लान दिमाग में क्लिक कर जाता है। मैं धीरे से खुद पर हंस देता हूँ। दूसरी तरफ क्लोई एक पल के लिए स्टन रह जाती है, फिर खुद को संभाल कर इस आफ्टरनून की सारी बातें डिटेल में बताने लगती है, काफी फिलर डालकर। शॉर्ट वर्जन यही था। दोपहर में 3 आदमी कैंपस पर आए थे। वो मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। कौन से डॉर्म में रहता हूँ, कैंपस में मेरे क्लोज फ्रेंड्स कौन है, मैं यूजुअली कहाँ टाइम बिताता हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या है, ये सब। तीनों क्लियरली यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग थे। उन्होंने क्लोई की एक फ्रेंड से पूछताछ की जिसे पता था कि क्लोई मेरे बारे में क्या फील करती है, और उसने तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन क्लोई तक पहुंचा दी। यहाँ तक आते आते क्लोई खुद को शो ऑफ करने से रोक नहीं पाती। लिनिन यूनिवर्सिटी में कम से कम आधे लोग मुझे जानते हैं। वो कॉन्फिडेंस स्माइल देती है। डोंट वरी ईथन, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी। थैंक्स क्लोई। मैं काम स्माइल देता हूँ, लेकिन उसकी एक भी बात पूरी तरह बिलीव नहीं करता। कैंपस में मेरी स्टैंडिंग को देखते हुए सेरीना बिना पूरी सिचुएशन समझे रेकलेस मूव नहीं करेगी, कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। सबसे ऑब्वियस पॉसिबिलिटी यही थी कि क्लोई और सेरीना ने टेम्पररी डील कर रखी है, ऐसा अरेंजमेंट जिसे खुलकर बोला नहीं जा सकता। लेकिन ऑनेस्टली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी स्कीम चाहे कितनी क्लेवर क्यों ना हो, ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के सामने क्रम्बल हो ही जाती है। क्लोई फिर ऑफर करती है कि वो मुझे डॉम तक छोड़ दे। मैं फिर मना कर देता हूँ। अगर सेरीना ऑलरेडी मूव कर चुकी है तो मुझे भी खेल में साथ देना होगा। मुझे जानना था वो आखिर चाहती क्या है। क्लोई ने जो बताया उसमें ट्रूथ और लाइज
दोनों मिले हुए थे। सरीना ने सच में लोगों को मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करने भेजा था। ये ऑब्वियस लेयर थी, लेकिन क्लोई के साथ पार्टनरशिप वही हिडन लेयर थी। क्लोई टू फेस्ड थी, उसे मेरे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन कभी सीधे नहीं कहती थी, बस पीछे से सिचुएशन स्टर करती रहती थी। और इस मामले में वो सरीना जैसी ही थी, इसलिए उनका अरेंजमेंट शायद क्लासिक रेस्क्यू सिनेरियो पर बेस्ड था। यही क्लोई का एंगल था, लेकिन सरीना ज्यादा रूथलेस थी। वो सिर्फ क्लोई की हेल्प करने के लिए ये सब नहीं कर रही थी, उसके पास अपना अलग प्ले भी था, ऐसा मूव जो मेरी रेप्यूटेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सके और साथ ही क्लोई को इस्तेमाल करके अपने हाथ क्लीन रख सके। ये सब सोचते हुए मुझे पूरा पिक्चर लगभग साफ दिखने लगता है। अगले 3 दिन मैं कैंपस से बाहर नहीं निकलता। क्लोई हर दिन मुझे साथ खाना खाने के लिए पूछती है और मैं हर बार मना कर देता हूँ। तीसरे दिन तक जब वो आकर कहती है कि उन्होंने उन 3 आदमियों को ट्रैक डाउन कर लिया है जो मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। वो चाहती है कि हम कैंपस कैफेटेरिया में मिले। इस बार मैं अग्री कर देता हूँ। कैफेटेरिया क्राउडेड था। क्लोई ने कॉर्नर में टक्ड अवे स्पॉट चुना था। वो पूरी तरह रिलैक्स्ड लग रही थी। ऐसे मामले के लिए बिजी कैफेटेरिया चुनना स्मार्ट मूव था। पब्लिक प्लेस, हर तरफ विटनेसेस, ऊपर से उसकी लुक्स, ज्यादातर लोग ऑटोमेटिकली उसी की साइड लेते। जो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे वो आज फिर दिखे। क्लोई धीरे से बोलती है। उन्होंने पैसे तक ऑफर किए, कहा कि किसी भी हालत में तुम्हें कैंपस से बाहर लाना है। वो थोड़ा झुकती है। मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी उन्हें पकड़ कर रखा है, देखना चाहोगे? फिर कैजुअली जोड़ती है। वैसे हरी नहीं है, लेट भी हो रहा है और शायद तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर साथ चलते हैं, पता भी चल जाएगा कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ।